तो हेलो गाइस, आज से हम लोग यूको एनिमेशन की एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये सीरीज फिलहाल तो मैं फेसबुक पेज पर अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि यूट्यूब पर इस वक्त यूको एनिमेशन की तरफ से बहुत ही ज्यादा कॉपीराइट क्लेम्स और स्ट्राइक्स आ रही हैं। तो इसीलिए इस सीरीज को यूको एनिमेशन पर अपलोड करना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग इस सीरीज को आगे देखने के लिए फिलहाल तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आगे चलते ही आप लोगों को बाकी के एपिसोड्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएं। क्योंकि इस सीरीज के अलावा मैं और भी बहुत सारी सीरीजें यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। सीरीज की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि ये कहानी 18 साल पहले की है, जिस वक्त शिया किंगडम की आर्मी ने यूशेन किंगडम को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया था। और बताया गया है कि यूशेन किंगडम को बर्बाद करने में उसके अपने ही गद्दारों का हाथ था। और वहां पर शेंग किंगडम का एक चांसलर भी मौजूद था, जिसका नाम यिन यिन था। और बताया जाता है कि यूशेन किंगडम की जो प्रिंसेस थी उसने शेंग किंगडम के यंग प्रिंस के साथ शादी की थी। इसीलिए यिन यिन वो अपने पोते को बचाने के लिए उस बैटल में वहां पर आता है। तो वो वहां पर देखता है कि सब लोग मारे जा चुके हैं, मगर उसका पोता वो अभी भी जिंदा है। मगर उसका अपना बेटा उस लड़ाई में मारा गया था। और यिन यिन को उसका कोई भी अफसोस नहीं था, उसे बस अपनी शेंग डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के लिए एक नया क्राउन प्रिंस चाहिए था, जो कि उसके पोते की सूरत में अब उसके सामने आ गया था। उसे पता चल गया था कि ये बच्चा उसके शेंग किंगडम को एक न्यू ग्लोरी दिला सकता है। इसीलिए वो उस छोटे बच्चे को अपनी माँ के हाथों से छुड़ाते हुए अपने पास लेकर वहां से चला जाता है और उसे जी जी का नाम देता है। और कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए शिया किंगडम को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। मगर वहीं पे ही हमें शिया किंगडम में दिखाया जाता है कि एक मास्टर एक प्रिंसेस से कह रहा होता है कि मैं इस बच्चे को अपने साथ यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि शिया किंगडम और यूशेन किंगडम की लड़ाई में इस बच्चे को नुकसान हो सकता है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि टाइसेक का एक मास्टर था। वो उस क्वीन से कहता है कि अगर आप परमिशन दें तो मैं इस बच्चे को यहाँ से दूर अपने सेक्ट में ले जाऊंगा और वहां पर मैं इसे अपनी तरह के ही सेलेस्टियल आर्ट सिखाऊंगा। और जब सही वक्त आ जाएगा तो उस वक्त मैं इसे वापस लेकर आऊंगा। और उस वक्त ये शिया डायनेस्टी का एक नया किंग बनकर उभरेगा और शेंग किंगडम के उस बच्चे का दुश्मन बनकर बाहर आएगा, जो कि एक मोटल की जिंदगी जिएगा। ये दोनों आज से कई साल बाद अपनी एक जंग लड़ेंगे। इन दोनों की किस्मत अब जुड़ चुकी है। मगर जब 18 साल गुजर जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि शेंग डायनेस्टी का वो चांसलर जिसका नाम यिन यिन था, वो वहां पर जी जी से कह रहा होता है कि ये 9 ड्रैगन लॉकिंग नेल्स तुम्हारी बॉडी में इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये एंशिएंट लॉर्ड और एंशिएंट मैजिकल बीस्ट को तुम्हारी बॉडी के अंदर लॉक रखेंगे। इस तरह ये बीस्ट कभी भी शिया किंगडम से बाहर नहीं जा पाएंगे। तुम्हें इन बीस्ट को और इन एंशिएंट तुम्हें इन बीस्ट को अपने कंट्रोल में करना होगा। मगर जीजी कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी खातिर इन क्रीचर्स को कंट्रोल करूं और शिया डायनेस्टी पर हमला करूं। तो यिन यिन कहता है कि हाँ, तुम शेंग डायनेस्टी के नए किंग हो और तुम्हारी यही डेस्टिनी है। मगर जीजी कहता है कि ये जिसे आप शेंग किंगडम की डेस्टिनी कह रहे हैं, मेरी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं। आपको बस एक डर है कि आप अपनी इस शेंग डायनेस्टी को कभी भी शिया डायनेस्टी से नहीं बचा पाएंगे। ये कहने के बाद वो अपनी ही सोट से अपनी ही बॉडी पर हल्का सा कट लगाता है तो उसकी बॉडी से काफी खून निकलने लगता है। और जीजी अपने ग्रैंडफादर से कह रहा होता है कि मेरे फादर ने उस लड़ाई में आपको 12 मर्तबा मदद के लिए पुकारा था, मगर आप एक मर्तबा भी उसकी मदद के लिए नहीं गए, ना ही आपने उसकी मदद के लिए किसी और को भेजा। आपने सिर्फ उन लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। इतना कहते हुए वो अपनी ही बॉडी के अंदर से ड्रैगन नेल को निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। मगर उसके बावजूद भी वो उस ड्रैगन लॉकिंग नेल को बाहर निकाल फेंकता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि क्या आप जानते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को कितना मिस किया है। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं उन्हें अपने गले लगाऊं, मेरा भी दिल चाहता है कि वो मुझे प्यार करें। ये सुनकर यिन यिन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है और ठंडी सांस लेते हुए कुछ याद करता है। उसे एक छोटा सा टर्टस शेल दिखाई देता है। उसे किसी ने बताया था कि यूशेन किंगडम खत्म होने वाला है, उसके बाद शेंग डायनेस्टी ही फ्यूचर में पावरफुल डायनेस्टी बनेगी। मगर यहाँ पर यिन यिन वो फिर से खड़ा हो जाता है और अपने पोते से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेटे को मरवाना चाहता? अगर मैं तुम्हारे फादर की हेल्प करने के लिए खुद जाता
करता या किसी को भेजता तो मैं शिया किंगडम के रूल्स को तोड़ देता। तुम्हारा फादर वो बस अकेला ही तुम्हारी मदर के क्लान को बचाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने हमारे किंगडम को भी खतरे में डाल दिया था। और एक किंग होने के नाते मेरा यही फर्ज बनता था कि मैं अपने किंगडम को उस खतरे से दूर रखूं। मगर यहाँ जीजी कहता है कि अगर मैं अपने किंगडम के लोगों को बचा नहीं सकता तो फिर मेरा किंग बनने का फायदा ही क्या। इससे तो अच्छा यही है कि मैं किंग बनूं ही नहीं। इससे तो बेहतर है कि आप मेरी जगह किसी और को किंग बना दें। ये कहने के साथ वो अपने सेकंड ड्रैगन लॉकिंग नेल को निकालने की कोशिश करता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और अचानक वो लॉकिंग नेल वापस से अंदर चला जाता है। जिस पर यिन यिन कहता है कि ये ड्रैगन लॉकिंग नेल तुम्हारी बॉडी के बिल्कुल कोर तक इंस्टॉल किए गए हैं, तुम्हें इन्हें निकालना नहीं चाहिए, तुम्हें इससे काफी तकलीफ होगी। मगर जीजी कहता है कि अगर मैं इन सबको निकाल दूं तो फिर क्या कहेंगे आप। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है मैं इन्हें दोबारा तुम्हारी बॉडी में लगा दूंगा, अब चुपचाप अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो और नए किंग बनने के लिए तैयार हो जाओ। सुबह तुम्हारी कोरोनेशन सेरेमनी है, तुम्हें वहां पर आना है। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर कोरोनेशन सेरेमनी शुरू होने वाली होती है। मगर यिन यिन देखता है कि यंग प्रिंस अभी तक नहीं आया है। हमें दिखाया जाता है कि जीजी वो नया किंग बनने के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है कि मैं अपने माँ बाप का जब तक बदला नहीं ले लेता और जब तक मैं अपनी बॉडी से 9 ड्रैगन नेल्स को निकाल नहीं लेता तब तक मैं किंग नहीं बनूंगा। ये कहने के साथ वो अपने ही रूम में आग लगा देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोरोनेशन सेरेमनी में सब लोग उस यंग प्रिंस का इंतजार कर रहे थे, मगर अचानक से एक सर्वंट आता है और वो बताता है कि मास्टर यंग मास्टर जी वो भाग गया है। हमें दिखाया जाता है कि जीजी वो एक टाइगर के साथ भागते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उसका ग्रैंडफादर उसे ऊपर से देख रहा था। मगर वहां मौजूद एक बंदा कहता है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि हमारे कोंगशेन सिटी की वॉल फॉर्मेशन इसे रोक पाएगी। मगर यिन यिन कहता है कि फौरन से बॉर्डर्स को सील करो और इसे बाहर जाने मत देना। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं शिया डायनेस्टी को इसके बारे में पता न चल जाए। अगर उन लोगों ने इसके ड्रैगन नेल्स को सेंस कर लिया तो वो लोग इसे पकड़ लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जीजी वो फौरन से वहां से बाहर निकलने के लिए बॉर्डर की तरफ जा रहा होता है। मगर अचानक से उसके ग्रैंडफादर की एक जायंट स्पिरिचुअल बॉडी उसके सामने अपीयर होती है और वो जीजी से कहती है कि तुम भागकर चाहे कहीं भी चले जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे क्योंकि तुम्हारा ब्लड और वो ड्रैगन नेल्स हमें हर वक्त तुम्हारा पता बता सकती है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें बस अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना है। मगर हमें दिखाया जाता है कि जीजी वो उस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और अपने टाइगर के साथ जंप लगाते ही एक बहुत बड़े जायंट हैंड के साथ उस फॉर्मेशन पर अटैक करते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फौरन से उन माउंटेन्स को क्रॉस करते ही बॉर्डर की तरफ निकल जाता है। मगर जैसे ही वो बॉर्डर के करीब पहुंचता है तो वहां पर नॉर्दर्न बॉर्डर का एक जनरल मौजूद होता है जो कि उसके रास्ते के सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक लंबा स्पीयर होता है जिसे देखकर वो टाइगर और यंग मास्टर जी दोनों ही वहीं पर ही रुक जाते हैं। वो जनरल उन लोगों को इस तरह देख रहा था कि जैसे वो बस अगले ही लम्हे उन लोगों पर हमला कर देगा। मगर वो जनरल फौरन से अपना स्पीयर वापस से जमीन में गाड़ देता है और उस यंग मास्टर के आगे झुक जाता है और कहता है कि यंग प्रिंस आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। ये देखकर तो वो प्रिंस भी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। मगर वो जनरल उसे बताता है कि मैं यूशेन किंगडम का ही जनरल हूँ। आज मुझे आपको देखकर आज मैं आपको जिंदा देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आज से 18 साल पहले जब शिया डायनेस्टी ने हम लोगों पर हमला किया था तो उस वक्त मैं उस टाइम बच गया था। मगर मैंने यिन यिन को आपको ले जाते हुए देखा था, जिसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कोंगशेन डायनेस्टी का एक जनरल बनूंगा और यहाँ पर आकर आपकी हिफाजत करूंगा। मेरी बदकिस्मती है कि शायद मैं उस वक्त आपको नहीं बचा पाया, पर इस मर्तबा मेरे पास एक अच्छा मौका है, मैं आपको हर हाल में यहाँ पर बचाऊंगा। इतने में वो यंग प्रिंस देखता है कि पीछे कोंगशेन आर्मी आ रही है और वो लोग बहुत ही ज्यादा हैं। ये देखते ही वो जनरल फौरन से अपना स्पीयर लेता है और आगे आते हुए कहता है कि आज मैं आपको देख रहा हूँ कि आप वो सपना पूरा करने वाले हैं जो कि आपकी मदर ने देखा था। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि मेरी मदर ने क्या कहा था। तो वो जनरल उसे बताता है कि आपकी मदर ने कहा था कि काश के मेरा बेटा एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ होता और वो आजादी के साथ जिंदगी जीता।
ये सुनकर उस यंग मास्टर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो कहता है कि क्या आजादी की जिंदगी। इतने में वो जनरल अपना स्पीयर लेकर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो जाते साथ ही उस यंग मास्टर से कहता है कि आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। ये सुनते ही वो यंग मास्टर फौरन से वहां से निकल जाता है और ये जनरल अपना स्पीयर लेकर अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए पूरी की पूरी आर्मी से भिड़ने के लिए तैयार था। वो जाते साथ ही अपना स्पीयर लेता है और उन लोगों पर टूट पड़ता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग दोबारा से जीजी को देखते हैं। वो अपने बॉर्डर को क्रॉस करके अब कोंगशेंग डायनेस्टी से बाहर निकल आया था, जिसके बाद वो कहता है कि मैं 18 साल तक शेंग डायनेस्टी के अंदर लॉक था, फाइनली अब जाकर मैं आजाद हुआ हूँ। वो जिंदगी में पहली मर्तबा शेंग डायनेस्टी से बाहर निकला था और बाहर की दुनिया को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि बाहर की दुनिया के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या कुछ मौजूद है। वो अपने बारे में कहता है कि मैं आज अपनी जिंदगी में पहली बार ये सब कुछ देख रहा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के कातलों का बदला लेने के लिए उन्हें हर हाल में ढूंढूंगा और उन लोगों को खत्म करके रख दूंगा, और अब से मैं अपने पेरेंट्स की फैमिली को ही रिप्रेजेंट करूंगा। मैं आज से शेंग किंगडम का कोई ग्रैंडसन नहीं हूँ। आज से मेरा नाम यूशेन बूपो है। आज से मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। हर एक शख्स को मेरे नाम के बारे में पता होना चाहिए। मैं डार्कनेस को पूरी तरह से खत्म करके हर तरफ अपने नाम के उजाले फैलाऊंगा। मगर स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोग अपने हीरो का यहाँ पर नाम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि उसने अपना नाम बूपो रखा है, जो कि बहुत ही बचकाना सा नाम है। इसीलिए हम लोग इसका नया नाम, इसका नाम हान फेंग रख रहे हैं। आज से हम लोग इसको हान फेंग ही कहेंगे। वो अपने बॉर्डर से निकलकर बहुत ही ज्यादा दूर निकल आया था, एक ऐसे इलाके में जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ होती है। मगर वो बहुत ही लंबे टाइम तक चलने के बाद एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो विल्डरनेस एरिया खत्म हो जाता है। मगर वो अपने बारे में कहता है कि कम से कम यहाँ पर मैं बिल्कुल आजादी के साथ घूम तो सकता हूँ, मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ। यहाँ मेरे ग्रैंडफादर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। एक बार मैं इस टेरिटरी से निकल गया तो उसके बाद मेरा ग्रैंडफादर मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। मगर जब वो थोड़ी देर आगे जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक अज़ूरो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद होती है। अज़ूरो ड्रैगन फॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि टाइसेक के लोग क्रिएट करते हैं। उस फॉर्मेशन के बीचों बीच हमें हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि वहां कल्टीवेशन में मसरूफ था। और जब हम लोग उसकी बॉडी के अंदर देखते हैं तो हमें वहां पर एक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। वो ड्रैगन उस लड़के के बारे में कह रहा होता है कि बस कुछ और दिन इसी तरह अगर टाई फॉर्मेशन को ये लड़का टाई अज़ूरो ड्रैगन फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करेगा तो ये 5th रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा। बस अब इसका ख्याल रखना है कि कोई भी शख्स इसे तंग ना करे। अगर किसी ने इसे डिस्टर्ब कर दिया तो इसकी कल्टीवेशन बीच में ही अटक जाएगी। इतना कहने की ही देर थी कि उस ड्रैगन को फील होता है कि जैसे वहां पर कोई आ रहा है। जब वो ड्रैगन उसकी तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वहां पर एक लड़का है, जिसे देखकर वो ड्रैगन कहता है तो कोई इस फॉर्मेशन के अंदर घुस आया है। मगर हम लोग हान फेंग को देखते हैं, वो जब अंदर आता है तो वो कहता है कि आखिर यहाँ पर यह आइस फॉर्मेशन किसने क्रिएट की है, कौन है यहाँ पर। जब उसे वहां पर वो लड़का दिखाई देता है तो उसे देखकर हान फेंग कहता है कि ये बंदा कौन है जो कि इस विल्डरनेस एरिया में एक फॉर्मेशन क्रिएट करके इस तरह बीचों बीच बैठा हुआ है। शायद ये भी मेरी तरह ट्रैवलिंग करते करते यहाँ तक पहुंचा होगा और यहाँ पे फंस गया होगा। जब वो उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि वो लड़का तो उस बर्फ के बीचों बीच पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, जिस पर हान फेंग को लगा कि शायद ये मर चुका होगा। मगर जब वो उसके करीब आता है और उसकी ब्रीथ चेक करने के लिए अपनी उंगली उसके नाक के करीब ले जाता है तो उसे फील होता है कि जैसे ये अभी भी सांस ले रहा है, मगर इसकी ब्रीथ वो बिल्कुल वीक हो चुकी है। मतलब ये है कि इसे अभी भी बचाया जा सकता है। इतने में अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई बड़ी चीज वहां पर टकराई हो। मगर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो फॉर्मेशन पूरी तरह से कोलैप्स हो रही होती है और आइस वॉल पूरी तरह से टूटने लगी थी। ये देखते ही हान फेंग फौरन से आगे बढ़ता है और लड़के को पकड़ते ही ऊपर की तरफ खींचता है तो वो देखता है कि ये लड़का अभी भी बेहोश है। जिसके बाद वो उसे अपनी पीठ पर उठाता है और उस आइस फॉर्मेशन से बाहर ले जाते हुए उसकी जान बचाता है और उसे वहां से थोड़ा दूर लेकर आता है। जिसके बाद वो उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए कहता है कि शुक्र करो कि मैं यहाँ पे आ गया, वरना तुम यहाँ पे ऐसे ही जम जाते। मगर दूसरी तरफ हमें एक और डीमन को दिखाया जाता है जो कि हान फेंग को देखता है तो वो कहता है कि तो फाइनली मुझे एक फ्रेश ब्लड मिल गया, अब मैं अज़ूरो ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। मगर यहाँ पर हान फेंग वो अभी भी उस लड़के से कह रहा होता है कि शुक्र करो कि तुम लकी हो, वरना इतनी दूर
इस विल्डरनेस एरिया में मुझ जैसा बंदा कैसे आ गया? शायद तुम्हारी किस्मत थी कि मैं तुम्हें इतनी दूर बचाने के लिए आया हूँ। मगर वो एविल डीमन उन लोगों के पीछे पीछे आ रहा होता है और वो हान फेंग के बारे में कह रहा होता है कि इसकी बॉडी तो कमाल है, इसका मीट और इसके बोन्स बिल्कुल जेड की तरह है। मगर यहाँ पे मौजूद वो दूसरा लड़का तो बिल्कुल वीक लग रहा है। वो एविल बीस्ट जैसे उनके करीब आता है तो हान फेंग को उसका पता चल जाता है और वो बीस्ट जैसे उन पर पंजे से वार करता है तो हान फेंग उसे डॉज करते हुए दूसरी तरफ जाता है, जिसके बाद वो बीस्ट उन पर झपटता रहता है और एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। मगर हान फेंग उसके हाथ नहीं आता और एक जंप लगाते ही एक जोरदार किक के साथ उस एविल बीस्ट को उठाकर दूर फेंक देता है। मगर उसके बावजूद भी वो एविल बीस्ट फिर से पलट कर आता है और हान फेंग उससे कहता है कि तुम किसे कमजोर कह रहे थे। ये कहने के बाद वो उस लड़के को वहीं पर ही एक जगह नीचे लेटा देता है और उस एविल बीस्ट से कहता है कि चलो अब आ जाओ, मुझे बताओ कि तुम किसके बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर वो एविल बीस्ट कहता है अच्छा तो तुम मेरी बातें सुन रहे थे, तुम्हारे कान तो बड़े तेज हैं, मगर अब क्या फायदा क्योंकि अब तो मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो वहां पे मौजूद आइस के साथ बड़े बड़े नोकीले आइस स्टोन्स क्रिएट करना शुरू कर देता है तो हान फेंग उन आइस स्टोन्स में से एक स्टोन को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे एक सोर्ड की तरह यूज करने के लिए उसका शेप बिल्कुल चेंज कर देता है और उसे विल डीमन से कहता है अच्छा तो तुम मेरी हड्डियां खाना चाहते हो, क्या तुम इन्हें चबा पाओगे? इतना कहने के साथ वो उस आइस सोर्ड को अपनी सोर्ड एनर्जी के जरिए चार्ज करना शुरू करता है तो यहाँ पर वो एविल डीमन जैसे उस पर झपटता है तो वो चारों तरफ आइस एनर्जी फैला देता है, जिसकी वजह से वो हान फेंग को आइस स्टोन्स में कन्वर्ट पूरी तरह से कवर कर लेता है। मगर हान फेंग अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करता है जिसके साथ वो पूरे के पूरे आइस स्टोन्स को दोबारा से मेल्ट करके वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स हवा में ऊपर आ जाते हैं और वो इविल डीमन ये देखता है कि वो बंदा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हर तरफ वाटर ड्रॉप्स मौजूद थे और हान फेंग जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो हर वाटर ड्रॉप में उसे हान फेंग का ही शेप दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो उन वाटर ड्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। मगर हान फेंग को मौका मिल जाता है और वो अपनी स्पीड के साथ अपनी वही आइस सोर्ड लेकर उस ड्रैगन पर अलग अलग जगह पर बहुत सारे अटैक करता है और एक अटैक तो उसकी आंख पर लगता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट की आंख पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। और इससे पहले कि हान फेंग उस पर दोबारा से हमला करता और उस एविल बीस्ट को खत्म करता, वो एविल बीस्ट फिर से पलटकर उस पर वार करता है और अपनी टेल के जरिए हान फेंग को उठाकर वहां से बहुत ही दूर उछाल फेंकता है, जिसकी वजह से हान फेंग को काफी ज्यादा चोटें लगती हैं। मगर वो एविल डीमन उस दूसरे लड़के की तरफ देखता है, वो एक जगह नीचे पड़ा हुआ था। ये देखते ही वो डीमन फौरन से अपनी टेल के साथ एक आइस अटैक करता है, जिसके साथ वो एक बहुत ही बड़ा आइस माउंटेन खड़ा कर देता है और उसके साथ वो उस लड़के को उस माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर ले आता है। वो असल में उस लड़के के बारे में बात कर रहा था क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल था और वो एविल डीमन उसी को ही खाकर अपनी आइस पावर को बढ़ाना चाहता था। जैसे ही वो एविल डीमन आगे बढ़ता है तो यहाँ पर हान फेंग फिर से बाहर निकल आता है और वो कहता है कि सुनो, उसकी तरफ आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर वो डीमन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो यहाँ पर उस दूसरे लड़के की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर एक्टिव होता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे ही लोग एक जगह फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल टाइम एक जगह रुक सा जाता है। और हम वहां पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन को भी देखते हैं। वो फॉर्मेशन इतनी ताकतवर होती है कि उस पूरे के पूरे आइस माउंटेन को तोड़कर बहुत ही पावरफुल नुकीले स्टोन्स में कन्वर्ट कर देती है और अपने आप ही वो फॉर्मेशन फिर उन स्टोन्स के जरिए उस जायंट डीमन पर एक बहुत ही पावरफुल हमला करती है, जिससे वहां पर आइस स्टोन्स की बारिश से हो जाती है और वो डीमन अपना हाथ जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ाता है तो वो एक जगह रुक जाता है क्योंकि उन आइस स्टोन्स के अटैक इतने खतरनाक थे कि उस एविल डीमन की बॉडी के अंदर फिर छोटे छोटे फ्लावर्स उगना शुरू हो जाते हैं जो कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लावर जब उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं तो वो डीमन बिल्कुल रुक सा जाता है, उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती और एक जोरदार धमाके के साथ जैसे ही वो लोटस खुलता है तो हम देखते हैं कि उस डीमन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो व्हाइट हेयर वाला लड़का जब नीचे गिर रहा होता है तो उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि कोई शख्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये देखकर उसे लगा कि शायद उसके सामने मौजूद लड़का वो उसका दुश्मन है और उसे मारने के लिए आ रहा है। ये देखते ही वो फौरन से अपनी उंगलियों से हल्की सी एनर्जी क्रिएट करता है और हान फेंग पर हमला करता है, जिसकी वजह से हान फेंग वो भी उसके साथ ही नीचे जा गिरता है और दोनों को उससे हल्की बुल्की चोटें लगती हैं। मगर हान फेंग कहता है भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। और दूसरी तरफ हान फेंग जब वो वहां से आगे निकल जाता है तो उसे एक
एक अज़ूरो ड्रैगन फॉर्मेशन दिखाई देती है, मगर उस फॉर्मेशन के अंदर उसे दिखाई देता है कि एक लड़का बैठा हुआ है जिसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज होने लगी है। हान फेंग उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर अचानक वहां पर एक पावरफुल डीमन बीस्ट आ जाता है जो कि उन लोगों को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद हान फेंग उसके साथ फाइट करता है तो वो उसकी एक आंख को फोड़ देता है, मगर वो बीस्ट उसे भी जख्मी कर देता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया गया था कि वो लड़का जिसके व्हाइट हेयर थे अचानक उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो अपनी पावर के जरिए उस डीमन को मार देता है और साथ में हान फेंग पर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी आइस वैली के पास से एक कारवान गुजर रहा होता है। उन लोगों के पास बड़े बड़े बीस्ट होते हैं जो कि उन लोगों के कैरेज को खींच रहे होते हैं और यहाँ पर हमें कुछ व्हाइट ड्रैगन हॉर्सेस को भी दिखाया जाता है। मगर जब वो कारवान उन दोनों लड़कों के पास से गुजरता है तो एक सोल्जर अपने एक एल्डर से कहता है कि यहाँ पर दो लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई है। तो उन लोगों का एल्डर कहता है कि इन लोगों को कैरेज में डाल दो, जब हम लोग शहर पहुंच जाएंगे तो इन लोगों को उस शहर में छोड़ देंगे। और फिर हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, वो लोग उस आइस वैली से निकलकर एक बड़े सेंट सी एरिया में आ गए थे और उस कैरेज के ऊपर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा जिसका नाम एल्डर जी होता है वो जी टियान से कहता है कि चलो अब हम लोगों को टाई हुआंग फोर्ट तक पहुंचना होगा। ये एल्डर असल में अपने बेटे की जान बचाने के लिए जा रहा होता है क्योंकि इसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये याओ क्यान कारवान का लीडर भी है। और फिर वो वहां मौजूद दूसरे एल्डर से कहता है कि हम लोगों को शहर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो वहां मौजूद एक दूसरा एल्डर वो टाइम कैलकुलेशन करते हुए पता लगाता है और अपने मास्टर से कहता है कि ये सैंड एरिया बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग सही टाइम पर वहां तक पहुंच पाएंगे। तो फिर एल्डर जी उन लोगों से कहता है कि फौरन से अपने कैरेज से भारी भारी सामान को नीचे फेंकना शुरू करो ताकि हमारी रफ्तार थोड़ी सी तेज हो सके। इतना कहने के बाद वो लोग अपने कैरेज से जो भी भारी चीजें होती हैं उन्हें नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बुल जो कि उन कैरेज को खींच रहे होते हैं उनके अंदर अचानक से जान आ जाती है और वो बहुत ही स्पीड के साथ भागना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो लोग एक बड़ी सी खाई के बिल्कुल पास चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस खाई के ऊपर से गुजरते हैं तो वहां पर एक स्पिरिचुअल ब्रिज बन जाता है और वो पूरा का पूरा कारवान उस ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हुए उसकी दूसरी तरफ जा पहुंचता है। और जैसे ही वो लोग ब्रिज के दूसरी तरफ लैंड करते हैं तो अचानक यहाँ पर हान फेंग को होश आ जाता है। वो अपने आसपास देखता है कि ये कौन सी जगह है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक बर्फीले इलाके में था और अचानक से वो एक कैरेज के अंदर आ गया है, मगर उसे वहां पर ली जेंग की बॉडी भी दिखाई देती है। वो अभी भी वहीं पर ही पड़ा हुआ था, जिस पर हान फेंग कहता है कि अच्छा तो उन लोगों ने इसे भी बचा लिया है। वो उसके पास जाता है और उसे करीब से देखता है तो अचानक से ली जेंग अपनी आंखें खोलता है, जिसके बाद वो उसी लड़के को दोबारा देखता है तो फौरन से एक आइस स्टोन उसकी तरफ थ्रो करता है तो हान फेंग बाल बाल बच जाता है, मगर ली जेंग फौरन से उसका हाथ पकड़ते ही उसे मरोड़ कर हान फेंग को एक दीवार की तरफ धकेलता है और फौरन से अपनी आइस सोर्ड क्रिएट कर लेता है और कहता है आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे साथ क्या किया है, मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो हान फेंग कहता है कि क्या मैं बताऊं तुम्हें कि मैं कौन हूँ। ये कहने के बाद वो अपने आप को उससे छुड़ाता है और ली जेंग को उसके हाथ से पकड़कर पुश करते हुए वापस से उसी की जगह उस दीवार पर दे मारता है और उससे कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें वहां से बाहर निकाल लिया, वरना तुम वहां बर्फ में ही जम जाते। ये सुनकर ली जेंग कहता है अच्छा तो इस बेवकूफ ने ही मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की है। ये कहने के बाद वो फिर से अपनी आइस सोर्ड क्रिएट करता है और उसके जरिए जैसे ही हान फेंग पर हमला करता है तो हान फेंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसी तरह ली जेंग उस पर वार करने की पूरी कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता। ली जेंग के सोर्ड स्किल्स भले ही जितने भी अच्छे हो मगर हान फेंग की स्पीड और उसके स्किल्स भी लाजवाब होते हैं। वो हर एक अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज भी कर रहा होता है और साथ में ली जेंग से अपनी दूरी भी बना रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं और हान फेंग कहता है कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो, तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें बचाया है, उसके बावजूद भी तुम मुझ पर हमला कर रहे हो, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। अच्छा होता कि मैं तुम्हें वहीं पर ही मरने के लिए छोड़ देता, वो कोई डीमन तुम्हें मारकर तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाता, फिर तुम क्या करते। इतने में अचानक वहां पर एक सोल्जर बाहर अपने मास्टर को बता रहा होता है कि हम लोगों पर हमला हो गया है। ये बात सुनते ही वो दोनों ही वॉरियर्स अपने उस कैरेज से बाहर आकर देखते हैं कि वो लोग एक बड़े से कैरेज के अंदर है और वो कहीं जा रहे हैं, मगर वहां पे मौजूद एक सोल्जर उन लोगों से कहता है कि तुम
लोग बाहर क्यों आए हो? हमारे कारवान पर किसी ने हमला किया है, हम लोग तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोगों को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस कारवान में मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपने तीर कमान लेकर एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं। उन एल्डर्स को देखने के बाद हान फेंग कहता है कि अब पता चला कि ये याओ क्यांग कारवान है, क्योंकि इस कारवान के अलावा दूसरा कोई भी कारवान ग्रेट विल्डरनेस सी सैंड एरिया को क्रॉस ही नहीं कर सकता। मगर ली ज़ेंग उसकी बातों को इग्नोर करके आगे की तरफ चला जाता है और फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि इस बेवकूफ को पता भी नहीं कि इसने मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मैं ब्रेक थ्रू करने ही वाला था, अगर मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया होता तो शायद आज मैं इस बड़े से डिजास्टर को अकेले ही रिजॉल्व कर लेता। अब पता नहीं मैं मास्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा, उन्होंने जो काम मुझे दिया था वो अब कैसे कंप्लीट होगा। मगर यहाँ पर एल्डर जिनसी कहता है कि इस वक्त हमारे सामने सेंट बैंडिट खड़े हैं। उन्हें देखकर तो साफ पता चल रहा है कि वो लोग क्लियरली लड़ने के लिए वहां पर खड़े हैं। मगर उस एल्डर के पीछे मौजूद एल्डर हान वो एक छोटा सा मैकेनिज्म बाहर निकालता है और उस मैकेनिज्म के जरिए उन बैंडिट्स की फॉर्मेशन को नोट करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो आर्मी डिवोरिंग फॉर्मेशन है। इस तरह की फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आर्मी को ट्रैप करने के लिए बिछाई जाती है। अगर हम लोगों ने ये फॉर्मेशन नहीं तोड़ी तो हम लोग इसके अंदर हमेशा फंस कर रह जाएंगे। जिसके बाद हमें एक और वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि बैंडिट्स का लीडर होता है और उसका नाम वुई हाओ है। वुई हाओ अपने सारे ही लोगों से कहता है कि चलो सब लोग आगे बढ़ो, जो लोग जितने ज्यादा सोल्जर्स को मारेगा उसे उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा, और अगर तुम लोगों को ब्रॉन्ज कैरियोट चाहिए तो तुम्हें सबसे ज्यादा लोगों को कत्ल करना होगा। इतना सुनते ही वो सारे के सारे पैर अपने विल बीस्ट के साथ उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वुई हाओ एक जगह ऊपर खड़ा होकर बस तमाशा देख रहा होता है। यहाँ पर एल्डर जिनजी वो देखता है कि वो सारे ही सोल्जर्स उन लोगों की तरफ आ रहे हैं तो वो अपनी आर्मी से कहता है कि फौरन से अपनी पोजीशन संभाल लो, हम लोग उनका इस्तकबाल एरो फॉर्मेशन के साथ करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड करें और इन लोगों के ऊपर वक्त बर्बाद करने के लिए भी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं। इतने में वहां मौजूद एल्डर हान वो फिर से उस मैकेनिज्म की तरफ देखता है और कहता है कि हम लोगों को 9 ब्रिलियंट एरो फॉर्मेशन क्रिएट करनी होगी ताकि हम लोग एक बार में ही इन लोगों का सफाया कर दें। जैसे जैसे वो बैंडिट्स उन लोगों के करीब आ रहे होते हैं तो यहाँ पर एल्डर जिनसी कहता है कि चलो एरो रिलीज करो। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे ही सोल्जर्स जैसे ही एरो रिलीज करते हैं तो वो एरोज हवा में ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर फिर एरोज की बौछार हो जाती है, जैसे कि पूरा का पूरा आसमान ही एरोज से कवर हो गया हो। जैसे ही वो एरोज उन लोगों के ऊपर आकर गिरते हैं तो बैंडिट्स की पूरी आर्मी ही उन एरोज की रेंज में आ जाती है और एक एक करके वो सारे के सारे पैर उन एरोज की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते वहां मौजूद इविल बीस्ट और सारे के सारे बैंडिट्स वो एरोज का निशाना होते हैं। कोई भी शख्स उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता और सारे के सारे एक ही जगह पर ढेर हो जाते हैं। मगर ये सब कुछ देखने के बाद ली ज़ेंग कहता है कि ये एरो रेन इन लोगों को रोकने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि अभी भी 720 बैंडिट्स पीछे बाकी है। तो हान फेंग कहता है कि क्या तुम वाकई यकीन के साथ कह रहे हो? तो फिर ली ज़ेंग उसे बताता है कि यहाँ पर 300 पिग बीस्ट हैं और इसके अलावा 400 वुल्फ बीस्ट भी हैं और उनमें तकरीबन 19 बॉस भी हैं और सिर्फ एक ही वानलिन बीस्ट है। मगर हान फेंग कहता है कि वहां पर इतनी ज्यादा रेत उड़ रही है, मुझे तो क्लियरली कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और तुम तो यहाँ पर काउंटिंग करके बता रहे हो कि वहां पर 720 लोग मौजूद हैं। क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम्हारे पास चील की नजर है? तो फिर ली ज़ेंग कहता है कि तुम खुद ही काउंट कर लेना, अगर जो बात मैंने कही है वो सच साबित हुई तो तुम हार मान लेना। तो हान फेंग कहता है अगर तुम वाकई में सच साबित हुए तो फिर मैं अकेला ही जाकर उन सारे ही लोगों के साथ फाइट करूंगा। मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो पिग बीस्ट सामने आते हैं तो वहां मौजूद कुछ लोग चिल्लाते हुए बाकी लोगों से कहते हैं कि चलो अब हमला करने का वक्त आ गया है। और यहाँ पर वो सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि वहां पर इतनी रेत उड़ रही है, हम लोग क्लियरली कुछ भी नहीं देख पा रहे। इतने में जिनजी वो अपनी ईगल आई का इस्तेमाल करता है और उस पूरे के पूरे एरिया को ही अपनी आईज के जरिए स्कैन कर लेता है, जिसके जरिए उसे पता चल जाता है कि वहां पर कितने लोग मौजूद हैं।
वो कुछ ही देर के अंदर उन लोगों को काउंट कर लेता है और उनकी लोकेशन का भी पता लगा लेता है कि वहां पर 720 लोग अभी भी मौजूद है। ये सुनते ही हान फेंग कहता है कि मान गए भाई, तुम तो वाकई लाजवाब हो, मगर तुम्हें पता कैसे चला कि वहां पर कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं दे रहे। तो ली ज़ेंग कहता है मैंने उन्हें स्मेल किया है। ये सुनकर हान फेंग कहता है कि क्या तुम स्मेल कर सकते हो? मैं फिर उन लोगों की स्मेल क्यों नहीं सूंघ पा रहा? तो ली ज़ेंग उससे कहता है कि हेवन एंड अर्थ के बीच का जो ऑरा है उसे लो लेवल के कल्टीवेटर्स फील नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ पर शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम मुझसे हार चुके हो। तो हान फेंग कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुमसे शर्त हार गया हूँ तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा और मैं अकेला है उनसे जाकर लड़ूंगा। ये कहने के बाद वो स्पीड के साथ वहां से आगे निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फौरन से उन बैंडिट्स के पास जा पहुंचता है और एक बैंडिट अपने एविल बीस्ट के जरिए उसे कुचलने वाला था, मगर हान फेंग वो उसका पैर पकड़ता है और उस बीस्ट को उस बैंडिट के साथ उछालकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद फिर देमार 4.5 फिर एक के बाद एक वॉरियर उसकी तरफ आता है और हान फेंग उन लोगों की जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है। कोई भी उसके आगे टिकने वाला नहीं था। उसे इस तरह लड़ता हुआ देखकर ली ज़ेंग को लग रहा था कि शायद ये लड़का बस शो ऑफ कर रहा है और कुछ देर के बाद ये भी इनके हाथों पिट जाएगा। मगर हमें दिखाया जाता है कि हान फेंग का जोश सर चढ़कर बोल रहा था और वो एक एक को कुत्ते की तरह मार रहा होता है। उसके पास उसकी बहुत ही शानदार टेक्निक्स होती है, जिसकी वजह से वो अकेला ही पूरी आर्मी पर भारी पड़ने लगा था। देखते ही देखते उसने कुछ ही देर के अंदर बहुत सारे लोगों का सफाया करके रख दिया था, मगर अभी तक उसने अपनी ट्रू पावर शो नहीं की थी। जैसे ही वो अपनी ट्रू पावर शो करता है तो हम देखते हैं कि उसकी आइज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो अपनी बॉडी से एक अजीब तरह की एनर्जी रिलीज करता है, जो कि विंग्स की तरह उसकी बॉडी से बाहर निकल रही होती है। और देखते ही देखते वो वहां पर एक जायंट स्टोन हैंड क्रिएट करता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसकी ये टेक्निक इतनी शानदार होती है कि ली ज़ेंग वो पलटकर उसकी तरफ देखता है। उसकी ये टेक्निक इतनी शानदार होती है कि हान फेंग उस जायंट हैंड के साथ एक पावरफुल पंच क्रिएट करके उन बैंडिट्स की पूरी तरह से छुट्टी कर देता है। हान फेंग का ये अटैक इतना शानदार था कि ली ज़ेंग भी इससे अट्रैक्ट होता है और उसकी तरफ पलटकर देखता है। ली ज़ेंग को दिखाई देता है कि हान फेंग वो उन बैंडिट्स को इस तरह मार रहा है कि जैसे वो सारे के सारे उसके आगे बिल्कुल बच्चे हों। उसकी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा शानदार और उसकी स्पीड भी कमाल की है और उसके स्वॉर्ड स्किल्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। वो एक एक करके उन लोगों को अपने रास्ते से हटाता जा रहा होता है और जो भी सामने आता है वो उसे काट कर रख देता है। जिसके बाद ली ज़ेंग देखता है कि कुछ ही देर के अंदर उसने सारे के सारे बैंडिट्स का सफाया कर दिया है और वो एक हीरो की तरह एक सनसेट के सामने खड़ा हुआ है। मगर हम लोग यहाँ पर हान फेंग को देखते हैं, उसने सारे वॉरियर्स को मार दिया था और उसके हाथ में एक बैंडिट का मास्क था। ये देखने के बाद ली ज़ेंग कहता है कि भूल जाओ, मैंने इसे हीरो कहने की गलती कर दी। और यहाँ पर एल्डर यिनज़ी कहता है कि आखिर ये लड़का है कौन? तो वो सोल्जर उसे बताते हैं कि ये लड़का तो वही लग रहा है जिसे हमने स्नो फील्ड से उठाया था। इसने तो अकेले ही हजारों की आर्मी को अपने स्किल्स के साथ मिट्टी में मिला दिया है। उसे इस तरह देखकर यिनज़ी को लग रहा था कि जैसे ये बिल्कुल उसके बेटे की तरह है। किसी वो भी आर्मी की परवाह नहीं करता था कि उसके सामने कितनी बड़ी आर्मी है, वो बस जो ठान लेता था वो करके दिखा देता था। उसने अपने फादर से कहा था कि हमारे कारवान के आगे चाहे कितनी बड़ी आर्मी क्यों ना आ जाए, मैं आपका बेटा आपसे वादा करता हूँ कि चाहे वो जितनी बड़ी आर्मी क्यों ना हो, मैं सबको ही अपने हाथों से खत्म करूंगा। ये याद आते ही एल्डर यिनज़ी की बॉडी में एक जान सी आ जाती है। उसे लग रहा था कि जैसे ये लड़का उसका बेटा है और उसे बचाने के लिए वो फौरन से एनर्जी क्रिएट करते हुए सनसेट तीर कमान क्रिएट करना शुरू करता है। मगर वहां मौजूद लोग उसे मना करते हैं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, उससे आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी और आप पहले ही इंजर्ड हैं। मगर एल्डर यिनज़ी उन लोगों की कोई बात नहीं मानता और फौरन से एनर्जी क्रिएट करते हुए उन लोगों से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग फिक्र मत करो। जिसके बाद वो जैसे ही उस कमान से एरो को रिलीज करता है तो हम देखते हैं कि उस एरो की एनर्जी आसमान में पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। ये देखकर हान फेंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये लोग क्या करने लगे हैं। मगर हमें दिखाई देता है कि कुछ ही देर के अंदर आसमान से बड़े बड़े आग के गोलों की बारिश हो जाती है। जितने भी वहां पर बीस्ट और बैंडिट्स मौजूद थे वो सारे के सारे उन आग के गोलों के नीचे आ जाते हैं और कुछ ही देर के अंदर पूरा का पूरा मैदान ही जलकर राख हो जाता है। और वो एरो इतनी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है कि वही हाउ उससे बिल्कुल बाल बाल बचता है। वो एरो उसके पास से होकर गुजर गया था। जिसके बाद वो एरो एक पहाड़ से टकराता है तो उस
उस पहाड़ के भी टुकड़े टुकड़े करके रख देता है, जिसकी वजह से वहां पर इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि सीधा आसमान तक जा पहुंचती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस एरो की वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा होल क्रिएट हो गया था, जो कि एक वर्म होल लग रहा था। मगर दूसरी तरफ एल्डर जिनजी वो इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से काफी ज्यादा वीक हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसके बाकी के जितने भी असिस्टेंट्स होते हैं वो फौरन से उसके पास चले आते हैं। मगर एल्डर जिनजी कहता है बेफिक्र हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वही हाउ वो किसी से कहता है कि मैं इन्हें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। जिसके बाद हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। वही हाउ किसी और वॉरियर के साथ मौजूद था और उन लोगों ने एक साथ मिलकर ही यहाँ पर प्लानिंग की थी कि वही हाउ वो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और जिनशिंग वो उनके कैरेज के अंदर घुसकर उनके ब्रॉन्ज कैरियोट में अपनी एनर्जी के जरिए कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा। और जिनशिंग ने वही हाउ को कहा था कि चाहे जिसे भी मारना है मार दो, मगर एल्डर जिनजी वो हमें जिंदा चाहिए। हम लोगों ने उस पर अपना पूरा कंट्रोल लेना है और उसके जरिए बहुत कुछ हासिल करना है। फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वही हाउ वो फौरन से अपने बीच से उतरते ही अपने वेपन के साथ जैसे ही एल्डर जिनजी पर हमला करता है तो सब लोग बिल्कुल डर से जाते हैं। मगर यहाँ पर हान फेंग वो सामने आता है और अपने जाइंट हैंड के जरिए उस बड़े से वेपन को अपनी फिंगर्स के जरिए रोक लेता है, जिस पर वही हाउ भी बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर ये कौन बंदा है। वो हान फेंग से कहता है सुनो लड़के, तुमने मेरी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है, मैं तुम्हें इसके लिए सजा दूंगा। मगर हान फेंग उससे कहता है तुम एक नंबर के ढक्कन हो, तुम्हें पता भी नहीं कि किसी पर छुपकर हमला करना हो तो किस तरह किया जाता है। ये सुनते ही वही हाउ गुस्से में आकर अपने वेपन के जरिए उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है, जिससे वो हान फेंग को थोड़ा सा पुश कर लेता है। मगर हान फेंग जब वो पलटकर अपने उस जाइंट हैंड को पुश करता है तो वो जाइंट हैंड उस बड़े से वेपन को क्रैक करना शुरू कर देता है, जिसके साथ वो कुछ ही देर के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। ये देखते ही वही हाउ अपने वेपन के साथ उस पर जैसे ही वार करता है तो हान फेंग उसे आराम से डॉज कर लेता है। मगर वही हाउ पलटकर अपने दोनों लातों से हान फेंग को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से हान फेंग को थोड़ी सी चोट लगती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। मगर उसके बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक और सही सलामत होता है। और फिर वो वही हाउ से कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर अब भी लड़ने की हिम्मत है, चलो तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। मगर वही हाउ कहता है कि तुमने मेरी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है तो मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। मगर हान फेंग कहता है मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड देता हूँ, तुम्हें जो कुछ कहना है कह लो, उसके बाद तुम कहने के कुछ लायक ही नहीं रहोगे। तो हान फेंग कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मगर हान फेंग कहता है ऐसी मौत मुझे नहीं तुम्हें मिलने वाली है। ये बात वही हाउ को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो फिर से हान फेंग पर हमला करने जाता है तो हान फेंग उसे डॉज करके एक जोरदार पंच दे मारता है और फिर वही हाउ पर एक के बाद एक पंचेस की बौछार कर देता है, जिसकी वजह से वो उसे मार मार कर लाल पीला कर देता है। उसके बावजूद भी वो रुकने का नाम नहीं लेता, जिसके बाद हम देखते हैं कि हान फेंग उसे एक सुपर किक की तरह ऐसी पावरफुल किक मारता है कि हान फेंग उसे हवा में बहुत ही ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों से एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देता है। जब उसकी एनर्जी बिल्कुल पीक पे आ जाती है तो हान फेंग अपनी पूरी एनर्जी के साथ ऊपर जाता है और वही हाउ पर अपने पंच के साथ जोरदार वार करते हैं उसे जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वही हाउ की हड्डी पसली तक टूट गई होती है। मगर उसमें अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी थी, वो अभी भी थोड़ा बहुत हिल डुल रहा था। मगर हान फेंग वो यहाँ पर ली जेंग की तरफ देखता है तो ली जेंग अभी भी उसे इग्नोर कर देता है। मगर यहाँ पर वही हाउ कहता है कि बताओ कि तुम हो कौन, आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। मैं तुम्हें बता दूं कि जो हरकत तुमने आज की है इसकी तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी, न सिर्फ इस वर्ल्ड में बल्कि मैं तुम्हें नेदर वर्ल्ड में भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और फिर हान फेंग कहता है अच्छा तो तुम लोग जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ यूशेन हान फेंग। यूशेन हान फेंग सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि एल्डर जिनजी कहता है कि क्या यूशेन हान फेंग, यूशेन किंगडम तो बहुत ही पहले एक जंग में खत्म हो गया था, लगता है कि शायद यूशेन किंगडम का एक वारिस अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर ली जेंग यूशेन किंगडम का नाम सुनता है तो उसे भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। उसे पता था कि यूशेन किंगडम उसका दुश्मन है, मगर वो वहां पर मौजूद उस कैरेज की तरफ देखता है जिसके अंदर ब्रॉन्ज कैरियोट मौजूद था। वो वहां पर देखता है कि उस कैरियोट के अंदर जिनशिंग मौजूद है और वो उस ब्रॉन्ज कैरियोट के साथ
कोई छेड़खानी कर रहा है। इतने में जैसे ही वहां पर कुछ सोल्जर्स आते हैं तो जिन शेंग फौरन से वहां से निकलकर एक दूसरी जगह छुप जाता है। जब यहाँ पर हान फेंग को होश आता है तो वो देखता है कि ली सेंग भी वहां पर मौजूद है और वो दोनों ही जब होश में आते हैं तो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। मगर बाद में जब ली सेंग को पता चलता है कि हान फेंग ही वो बंदा है जिसने उसकी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। मगर अचानक वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि बाहर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। वहां पर बहुत सारे बैंडिट्स होते हैं जो कि उन लोगों के कारवान को लूटने के लिए आ रहे थे। मगर यहाँ पर हान फेंग अकेला ही उन बैंडिट्स की जाकर धुलाई करना शुरू कर देता है और उन्हें चुन चुन कर मारता है। मगर उसके बावजूद भी बाकी बहुत सारे बैंडिट्स होते हैं जो कि बच जाते हैं और उनका लीडर वो जब हान फेंग के साथ फाइट करता है तो हान फेंग उसकी जायंट सोर्ड के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है और उसे मार मार कर इतनी बुरी हालत कर देता है कि वो बंदा लड़ने के लायक ही नहीं रहता। मगर ली सेंग को वहां पर कुछ दिखाई देता है। वहां पर एक और बैंडिट मौजूद होता है जो कि कारवान के ट्रेजर चुराने के लिए आया था। मगर फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ली सेंग वो दोबारा से कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है कि कल रात के हमले की वजह से मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, उल्टा मैं फिफ्थ लेवल में जाने के बजाय फोर्थ लेवल से भी गिरकर थर्ड लेवल में जा पहुंचा हूँ। वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उस ड्रैगन से पूछता है कि अगर मैं अपना मिशन कंप्लीट ना कर पाया तो फिर क्या होगा। तो वो ड्रैगन उसे बताता है कि बहुत जल्द यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। ऊपर से बड़े बड़े आग के गोले नीचे गिरने वाले हैं जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे और आसपास के जितने भी डिमोनिक बीस्ट हैं वो सारे के सारे इस डिजास्टर की वजह से खत्म हो जाएंगे। शोहुआ सिटी में कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा, यहाँ तक कि हजारों मील दूर दूर तक जो भी शख्स सरवाइव कर रहा होगा वो भी इस डिजास्टर की वजह से मारा जाएगा। तो फिर ली सेंग कहता है क्या इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन मौजूद है। तो वो ड्रैगन कहता है कि 4 ग्रेट सेक्ट्स में से सिर्फ हमारा टाई सेक्ट ही ऐसा सेक्ट है जो कि लोगों को बचाने का काम करता है और सिर्फ उसमें ही ऐसी एबिलिटी है जो कि इस डिजास्टर को रोक सकता है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करता मगर मैं तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस का एक स्पिरिचुअल बीस्ट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मगर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को यूज करके सारे लिविंग बींग्स को बचा सकते हो। तो ली सेंग कहता है मुझे फौरन बताओ कि वो कौन सा आर्टिफैक्ट है। जिस पर वो ड्रैगन उसे बताता है कि तुम इस वक्त यू गियोंग कारवान के साथ मौजूद हो और इन लोगों के पास एक ऐसा ट्रेजर मौजूद है जिसे ये लोग यू गियोंग सी कहते हैं। इस ट्रेजर के अंदर एक बहुत ही बड़ी दुनिया आबाद है। यूं समझ लो कि ये छोटा सा ट्रेजर अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। अगर इस शहर के सारे लोग और डिमोनिक बीस्ट वो इस ट्रेजर के अंदर छुप जाएं तो वो लोग बहुत ही आसानी से उस डिजास्टर से अपने आप को बचा सकते हैं और हो सकता है कि इस ट्रेजर के अंदर एक ऐसी शील्ड भी हो जो कि उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग यो गियोंग कारवान के काउंसिल हॉल का सीन देखते हैं जहां पर सारे ही एल्डर्स बैठे हुए होते हैं और वो लोग हान फेंग को थैंक यू कह रहे होते हैं क्योंकि हान फेंग ने उन बैंडिट्स को अकेले ही मार गिराया था और उस कारवान की मदद की थी। मगर हान फेंग कहता है कि आप लोग थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैं तो वहां बर्फ में बेहोश पड़ा हुआ था। अगर आप लोग मुझे वहां नहीं बचाते तो न जाने मेरा क्या होता। इतने में उसे याद आता है कि कारवान लीडर यिनजी का एक बेटा है। वो कहता है कि मैंने आपके बेटे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, उसने बहुत यंग एज में 5th रियलम को अचीव कर लिया था। ये सच में बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही आपके बेटे से मिलना मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी। क्या मैं उससे इस वक्त मिल सकता हूँ? ये सुनकर वो सारे के सारे लोग अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। उन्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही होती है क्योंकि वो यंग मास्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था। वो लोग हान फेंग को बताते हैं कि शायद तुम हमारे यंग मास्टर के बारे में नहीं जानते मगर वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। असल में शोहुआ सिटी में उसे सिटी लॉर्ड ने ट्रैप कर लिया है और वो उसे वहां से जाने नहीं दे रहा। वो चाहता है कि हम लोग उसे अपना सबसे कीमती ट्रेजर दे दें, उसके बदले में वो उस लड़के को छोड़ देगा। इतने में अचानक उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो लोग फौरन से उस हॉल की तरफ जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर उन लोगों के बहुत सारे सोल्जर्स मरे हुए हैं और वहां ली सेंग उन लोगों के सामने खड़ा हुआ है। उसे वहां पर इस तरह देखकर वो लोग समझते हैं कि शायद ली सेंग ने इन लोगों को मारा है। जिस पर एक एल्डर कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुम लोगों की जान बचाई
और तुम लोगों ने हमारी पीठ पर खंजर घोंपा है। तुम गद्दार हो, तुम एहसान फरामोश हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर ली ज़ेंग वहां पर एनर्जी इकट्ठी करते हुए कुछ करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वहां मौजूद किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर वो लोग ली ज़ेंग को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पर हान फेंग उन लोगों का रास्ता रोकता है और कहता है कि प्लीज उसे गलत मत समझिए, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं कर सकता। मगर वो एल्डर्स कहते हैं कि जरूर तुम भी इसके साथ मिले हुए हो, क्योंकि तुम दोनों एक साथ ही हमारे कारवान में आए थे। तुमने हमें जानबूझकर उकसाया और तुम्हारे दोस्त ने ये कारनामा कर दिया। मगर यिनज़ी कहता है रुक जाओ, उसने ली ज़ेंग की टेक्निक देखी थी तो वो उस टेक्निक को पहचान गया था। असल में ली ज़ेंग वहां से उस बैंडिट की एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वहां पर क्या हुआ है। जैसे ही वो सारे की सारी एनर्जी इकट्ठी कर लेता है तो उस एनर्जी बॉल को ग्राउंड के बीचों बीच छोड़ देता है। तो वो एनर्जी बॉल उन लोगों को 15 मिनट पहले का सीन दिखाती है और हमें दिखाया गया था कि उस हॉल में सारे के सारे सोल्जर्स बिल्कुल नॉर्मली उस ट्रेजर को गार्ड कर रहे थे। मगर अचानक से कोई शख्स उन लोगों पर आकर हमला कर देता है, जिस पर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक बंदा कहता है कि फौरन से मास्टर यिनज़ी को इन्फॉर्म करने के लिए चले जाओ। मगर जैसे ही वो जाने लगता है तो कोई शख्स उस पर हमला करके उसे भी मार देता है। इसी तरह वहां मौजूद जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे मार दिए जाते हैं और फिर आखिर में उन लोगों को उस कातिल का चेहरा दिखाई देता है जिसने उन लोगों को मारा था। और इसी तरह फिर वो पूरी की पूरी स्टोरी उन लोगों को समझ में आ जाती है कि यहाँ पर किसने क्यों कत्ल किया है। उस टेक्निक को देखने के बाद यिनज़ी कहता है कि ये तो टाइसेक की एक सीक्रेट टेक्निक है। मैंने इस टेक्निक के बारे में पहले बहुत कुछ सुन रखा था, मगर आज मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया है। वाकई में इस टेक्निक के बारे में मैंने जो कुछ सुना था वो बिल्कुल सच था। मगर ली ज़ेंग उन लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों का वो युग्योंग सी ट्रेजर में वापस लेकर आऊंगा। मगर यहाँ पर एक मास्टर कहता है कि अगर तुम एक किलर नहीं हो तो फिर तुम जरूर उस किलर के साथ मिले हुए होगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से हम लोगों से बचकर भाग जाओगे? तो ली ज़ेंग कहता है ठीक है, मेरे इस दोस्त को पकड़कर जेल में डाल दो, जब तक मैं वो ट्रेजर लेकर नहीं आता तब तक इसे छोड़ना मत। ये बात सुनते ही हान फेंग के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है क्या मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं और तुम मुझे ही दांव पे लगा रहे हो। मगर मास्टर यिनज़ी उन लोगों से कहता है ठीक है, तो फिर अगर तुम आज आधी रात तक वापस नहीं आए तो हम लोग इस लड़के को मार देंगे और फिर तुम्हें भी हम ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद में खुद तुम्हें अपनी सनसेट बॉव से मार दूंगा। ये सुनकर हान फेंग कहता है कि लॉर्ड यिनज़ी प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं इस लड़के को जानता तक नहीं हूँ। मगर वो लोग उसकी कोई बात नहीं मानते, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें शुहुआ सिटी की एक फ्लावर स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल चल रही होती है और वहाँ पे एक बंदा शराब पिए हुए नशे में धुत यहाँ वहाँ फिर रहा होता है और उसके अलावा भी वहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई फेस्टिवल शुरू होने वाला है। अचानक सब लोग वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की डांस करते हुए नीचे की तरफ आ रही होती है। उसे देखते ही उन सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। वो सब लोग उसकी खूबसूरती में गुम हो जाते थे, मगर कोई भी शख्स उस लड़की तक पहुंच नहीं सकता। वो शुहुआ सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। जब वो ऊपर डांस करना शुरू करती है तो सब लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये लड़की यिनहुआन है। वो सब लोग उसकी तारीफें कर रहे थे और इतने में ली ज़ेंग भी वहां पर मौजूद होता है, मगर उसे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो वहां पर उस बैंडिट को ढूंढने के लिए आया था जिसने वो ट्रेजर चुराया है। वो अभी भी उसकी ब्रीथ को ट्रैक करते हुए उसका पीछा कर रहा था। जब उसे एक ब्रीथ ट्रैक मिल जाता है तो वो फौरन से एक स्ट्रीट के अंदर चला जाता है जो कि बिल्कुल अंधेरी होती है और शुहुआ सिटी में उस स्ट्रीट में ज्यादातर लोग नहीं आते जाते थे। वहां पर अचानक ली ज़ेंग को सिर्फ वही बंदा दिखाई देता है जिसने वो ट्रेजर चुराया था। ली ज़ेंग बिल्कुल चुपचाप उसके आसपास से होते हुए गुजर जाता है, मगर जैसे वो उसे क्रॉस करता है तो वो उस चोर से कहता है कि शराफत से वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो वरना मुझे अपनी पावर यूज करनी पड़ेगी। ये सुनते ही वो चोर कहता है कि मान गए भाई, तुम्हारी नाक तो कुत्ते से भी ज्यादा तेज है। ये कहते ही वो अपने ट्रेजर के साथ जैसे ही ली ज़ेंग को मारने की कोशिश करता है तो ली ज़ेंग फौरन से अपनी वाटर टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिसके जरिए वो उस बंदे को न सिर्फ वापस पीछे धकेलता है बल्कि उसे बिल्कुल हैरान कर देता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि ली ज़ेंग इस तरह
पलटकर वार करेगा। इस तरफ ली जेंग उससे कह रहा होता है कि ठीक है तो फिर अब मुझे मजबूर कर दिया है तो फिर अब बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने फोर्स यूज क्यों की। मगर वो बैंडिट कहता है ठीक है तो फिर मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी फोर्स यूज कर सकते हो। ये कहने के बाद वो जंप लगाकर छत के ऊपर से भागने की कोशिश करता है तो ली जेंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मगर वहां पे हमें एक और हॉल के अंदर दिखाया जाता है एक स्टोरी टेलर लोगों को उस युग्योंग कारवान के लीडर के बेटे की एक स्टोरी बता रहा था और वो कहता है कि उसका नाम ली यिंगफू है। उस लड़के के अंदर इतनी पावर है कि उसने एक ओल्डेस्ट डीमन स्नेक की मदद की थी ताकि वो उस डीमन स्नेक को ट्राइबुलेशन से बचा सके और उस वक्त उसने उस डीमन स्नेक को बचाने के लिए युग्योंग सी ट्रेजर का इस्तेमाल किया था। जब उसने वो ट्रेजर एक्टिवेट किया था तो वो जायंट स्नेक सी ट्रेजर के अंदर चला गया था। इस तरह उस जायंट स्नेक ने अपने आप को उस हेवनली पनिशमेंट से बचा लिया था। यहाँ पर ये बंदा सब लोगों को अभी उस लिन यिनफू के बारे में बता रहा होता है और दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से हान फेंग को देखते हैं। वो एक छत के ऊपर बैठा हुआ था और कहता है कि ये सिटी सच में काफी बोरिंग सिटी है। और दूसरी तरफ ली जेंग अपनी शुआनजी सेलेस्टियल टेक्निक को यूज करते हुए उस बैंडिट को पकड़ने की कोशिश करता है। जिस टेक्निक को देखते ही वो बैंडिट समझ जाता है कि ये शुआनजी टेक्निक है तो इसका मतलब है ये लड़का टाई सेक्ट से बिलोंग करता है। ये कहने के साथ वो उस शुआनजी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एक एनर्जी वेव का इस्तेमाल कर देता है और फिर ली जेंग से कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब है तुम टाई सेक्ट से यहाँ पर आए हो। मगर ली जेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता और कहता है कि मुझे वो ट्रेजर दे दो। मगर वो बैंडिट कहता है सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े सेक्ट के डिसाइपल होकर याओग्योंग कारवान के एक कुत्ते बन जाओगे। मगर ली जेंग कहता है मुझे सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेजर चाहिए, मुझे वो शराफत से दे दो वरना तुम मारे जाओगे। ये कहने के साथ वो दोबारा से अपनी शुआनजी सेलेस्टियल टेक्निक को यूज करता है जिसके जरिए वो बहुत सारी डिवाइन रूट्स जनरेट करता है और वो सारे के सारे रूट्स जाकर उस बंदे को पकड़ लेती है। और अगले सीन में हम लोग दोबारा से उसी स्टोरी टेलर को देखते हैं। वो अभी भी उस योग्योंग सी ट्रेजर के बारे में सब लोगों को बता रहा होता है मगर अचानक से छत से वो बैंडिट नीचे आकर गिरता है जिस पर वो सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। और ली जेंग जब वो उस छत से नीचे उतरने की कोशिश करता है तो अचानक उसे एक हल्का सा झटका महसूस होता है और वो ड्रैगन उसे बताता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी इनकम्प्लीट है इसलिए तुम्हें अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए वरना इससे तुम्हारी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा नुकसान होगा। मगर ली जेंग कहता है कोई मसला नहीं, मैं ये मैनेज कर लूंगा। और यहाँ पर वो बैंडिट दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने इस बंदे को कमजोर समझने की गलती कर दी है, मुझे कुछ भी करके वो सी ट्रेजर यहाँ से ले जाना ही होगा। अगर वो ट्रेजर इन लोगों के हाथ लग गया तो मेरा यंग मास्टर तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा। और इतने में ली जेंग वो नीचे आता है और कहता है कि वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो और अपने आप को सरेंडर कर दो। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी आइस सोर्ड भी बाहर निकाल लेता है जिस पर वो बंदा समझ जाता है कि ये अब और भी ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। मगर वो ट्रेजर देने के लिए तैयार नहीं था जिसके बाद वो वहां पे मौजूद एक बंदे को पकड़कर सीधा ली जेंग की तरफ थ्रो करता है। मगर ली जेंग वो सिर्फ अपना एक स्टेप पीछे लेता है और उस बंदे से अपने आप को बचा लेता है और उस बैंडिट से कहता है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि तुम सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हो, अब तुम मर सकते हो। मगर यहाँ पर वो बैंडिट कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बातें करूं, चलो तो पहली फुर्सत में ही मैं तुम्हें इस दुनिया से रुखसत करके हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड में भेज देता हूँ। जैसे ही वो बैंडिट अपना आर्टिफैक्ट चार्ज करते हुए हमला करता है तो यहाँ पर ली जेंग भी अपनी सोड एनर्जी चार्ज करते ही उस बंदे पर एक बहुत जोरदार वार करता है। दोनों ही अपनी एनर्जी के जरिए एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश करते हैं मगर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ली जेंग की एनर्जी वो फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। ये देखकर वो बैंडिट समझ जाता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने वाली है जिस पर वो ली जेंग से कहता है कि तो तुम्हारी पावर खत्म होने लगी है। ये कहने के बाद वो अपने एनर्जी रेलिक के साथ उसे इतना जोर से पुश करता है कि यहाँ पर ली जेंग की सोड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो बंदा फिर अपने रेलिक के जरिए ली जेंग को जोरदार हिट मारते हुए ऊपर की तरफ उछाल देता है जिससे ली जेंग जमीन पर आकर बिल्कुल सही तरह से लैंड करता है मगर उसे उस वेपन की वजह से काफी चोट लगी थी और वो इंजर्ड भी हो गया था। मगर वो बैंडिट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सोचा नहीं था कि तुम टाइसेक के लोग इतने कमजोर निकलोगे, तुम तो टाइसेक के टॉप के डिसाइपल थे ना, क्या हुआ, क्या ये थी तुम्हारी रेपुटेशन जिस पर तुम टाइसेक
देख के लोग इतना इतराते थे। बदकिस्मती से तुम मेरे रास्ते पर खड़े हो तो मुझे अब तुम्हें मारना ही होगा। ये कहने के बाद वो अपना आर्टिफैक्ट जैसे उसके सर पर मारने वाला होता है तो यहाँ पर हान फेंग उसे आवाज देते हुए कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। ये कहते ही वो अपनी उस बोतल के जरिए उस बंदे को अटैक करने से रोक लेता है, जिस पर वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो हान फेंग ऊपर बैठा हुआ होता है, जिस पर वो बैंडिट उससे कहता है कि सुनो बच्चे, अपने घर जाओ, मेरे काम में टांग अड़ाने की गलती मत करना वरना तुम भी मारे जाओगे। ये कहने के बाद वो बंदा दोबारा से अपना रेलिक उठाता है और जैसे ही ली ज़ेंग को मारने वाला होता है तो यहाँ पर हान फेंग कहता है मैंने तुम्हें कहा ना उस बंदे को हाथ भी मत लगाना। ये कहते ही वो फौरन से नीचे आता है और उससे पहले कि वो बंदा अटैक करता, हान फेंग उस पर एक बहुत ही जोरदार पंच से वार करते हुए उसे उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि ली ज़ेंग क्या हुआ, क्या तुम मुझसे हेल्प के लिए कुछ नहीं कहोगे? मगर हम लोग देखते हैं कि वो बैंडिट अभी भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ होता है और उन लोगों को मारने के लिए वो दोबारा से अपने उसी आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही हान फेंग पर हमला करता है तो हान फेंग उसकी हर एक अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है और साथ में वाइन भी पी रहा होता है। जब वो अपनी वाइन ली ज़ेंग की तरफ थ्रो करता है तो ली ज़ेंग को वाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे वापस से दूसरी तरफ उछाल फेंकता है और यहाँ पर वो बैंडिट कंटिन्यूसली उस वेपन के साथ एक के बाद एक हमला किए जा रहा था मगर उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये लड़का इसे इतनी आसानी से कैसे डॉज कर रहा है। मगर हान फेंग वो उसका आर्टिफैक्ट पकड़ता है और उसे उसके हाथ से छुड़ाकर ऊपर की तरफ उछाल देता है और उस बैंडिट पर एक जोरदार पंच के साथ वार करते ही उसे फिर से वहां से दूर की तरफ उछालता है और उसके पास दोबारा से जाते हुए एक जोरदार किक दे मारता है, जिससे वो बैंडिट बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उससे बहुत ज्यादा उसे इंजरीज भी होती है। मगर उसके बावजूद भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ होता है मगर उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो लड़ नहीं पाता। पर जैसे तैसे वो हान फेंग को पंच मारने की कोशिश करता है तो हान फेंग उसका पंच पकड़ता है और उस बंदे से कहता है कि अच्छा तो तुम हो सिटी लॉर्ड, बताओ कि तुमने यिनज़ी के बेटे को कहां छुपाया है? मगर वो बंदा कहता है कि मैं कोई सिटी लॉर्ड नहीं। ये सुनने के बाद यहाँ पर हान फेंग कहता है तुम चाहे कोई भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते ही वो उसका हाथ नीचे झटक कर उसे ऊपर उठा लेता है और उसके साथ उसे फिर से एक जोरदार अटैक के साथ उसे वहां से पीछे की तरफ धकेल देता है तो उस बंदे का वो ट्रेजर उसके हाथ से निकलकर सीधा ऊपर एक छत पर जा गिरता है, जिससे वो दोनों ही उस ट्रेजर के पीछे भागते हैं और हान फेंग कहता है कि उस ट्रेजर को छोड़ दो वरना मारे जाओगे। मगर वो बंदा जैसे ही उस ट्रेजर को छूने वाला होता है तो यहाँ पर हान फेंग वो वाइन का एक जार सीधा एक जलती हुई लैंप की तरफ थ्रो करता है और वो दोनों ही जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो बैंडिट वहां से काफी दूर जा गिरता है और वो ट्रेजर बहुत ही आसानी से लुढ़कते हुए सीधा हान फेंग के करीब आता है तो हान फेंग उसे अपनी एनर्जी से खींच लेता है और फिर वो ली ज़ेंग से कहता है देखो मैंने फिर से तुम्हें बचा लिया। मगर ली ज़ेंग कहता है कि मुझे बताओ कि तुम उस कारवान से कैसे निकल आए? तो हान फेंग कहता है अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये कहने की ही देर थी कि अचानक ली ज़ेंग को फील होता है कि जैसे वहां पर कोई आने वाला है। वो फौरन कहता है कि पीछे देखो। इतने में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर उसी गली के अंदर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल से एक बंदा बाहर निकल आता है और हमें बताया जाता है कि वो बंदा उस बैंडिट का यंग मास्टर है, उसका नाम ज़ाल लुओ है। उसे देखकर वो दोनों ही हीरोज बिल्कुल हैरान थे क्योंकि वो बंदा 5th लेवल का वॉरियर था जो कि अभी अभी यहाँ पर आया था और उसे वहां पर देखकर वो बैंडिट बिल्कुल कांपना शुरू कर देता है और अपने यंग मास्टर से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्कुल बेकार और निकम्मा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उसका मास्टर कहता है कि कोई बात नहीं। ये कहते ही वो उसका सर अपने हाथ से पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे वो बैंडिट वहीं पर ही खत्म हो जाता है और उन दोनों लड़कों को ये देखकर काफी हैरानी होती है कि इसने इतनी आसानी से इस बैंडिट को मार दिया। मगर वो बंदा फौरन से अपनी स्पेस श्रिंकिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस ट्रेजर को हान फेंग के हाथ से खींचकर अपने पास ले आता है। ये देखते ही हान फेंग सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये स्पेस श्रिंक टेक्निक कैसे यूज कर रहा है। मगर वो उससे अपना ट्रेजर वापस लेना चाहता था तो इसीलिए वो फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है। मगर वो बंदा एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट करके हान फेंग को टेलीपोर्ट करके वापस पीछे भेज देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे ये ट्रेजर इतनी आसानी से छीन लोगे। ये कहते हुए वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि मास्टर यिनज़ी वो सिटी लॉर्ड के सामने बैठा हुआ होता है और सिटी लॉर्ड उससे कह रहा था कि आधी रात होने वाली है, मुझे वो ट्रेजर तुमने अभी तक नहीं दिखाया। मगर सिटी लॉर्ड वो काफी चालाकी से काम ले रहा था। मगर यिनज़ी कहता है कि तुमने अभी तक मुझे मेरा बेटा नहीं दिखाया, उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ट्रेजर दूंगा। तो सिटी लॉर्ड कहता है आखिर इतनी भी क्या जल्दी है,
है वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। मगर जिनजी कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें तुम्हारा ट्रेजर मिल जाएगा, मगर मुझे पहले मेरा बेटा दिखाओ। अगर तुमने उसके साथ कुछ कर दिया है तो यकीन जानो कि मैं अपनी सनसेट टेक्निक को यूज करते ही तुम्हारे इस पूरे के पूरे महल को ही आग लगा दूंगा। ये बात सुनते ही वो सिटी लॉर्ड, फिर ये सुनकर वो सिटी लॉर्ड बिल्कुल सीरियस हो जाता है और उस लड़की को वहां से जाने को कहता है। जिसके बाद जैसे ही वो ताली बजाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर एक बड़ा सा रिंग अपीयर होता है और उसके साथ जिनजी का बेटा भी उस जगह बंधा हुआ होता है। ये देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है कि उन लोगों ने उसके बेटे के साथ क्या हशर कर दिया है। और फिर वहां पर सिटी लॉर्ड जिनजी से कहता है कि तुमने तुम्हारे बेटे को देख लिया है ना, अब चलो तुम भी ईमानदारी के साथ मुझे मेरा वो ट्रेजर दिखाओ। इतना कहने के बाद जिनजी फौरन से वो योग्योंग सी ट्रेजर बाहर निकालता है और यहाँ पर हान फेंग वो लीजेंग से कह रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का ट्रेजर है जिसे सब लोग चुराना चाहते हैं। मगर वो पीछे पलटता है तो उसे पता चलता है कि लीजेंग को चोट लगी है, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं हो। वो जैसे उसे चेक करता है तो लीजेंग उसका हाथ पीछे करने की कोशिश करता है, मगर हान फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी एनर्जी के जरिए उसकी पल्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन डैमेज हो चुकी है और साथ में उसे काफी इंजरीज भी हुई है। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मगर हमें बताया जाता है कि लीजेंग फिर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि उसकी कल्टीवेशन कैसे डिस्ट्रॉय हुई है। जिस पर हान फेंग कहता है ओ अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मैंने डिस्ट्रॉय की है, पर यकीन जानो कि मुझे लगा कि शायद तुम वहां पर मर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, पर क्योंकि ये सब कुछ अब मेरी वजह से हुआ है तो फिर इसकी भरपाई मैं खुद करूंगा। मगर लीजेंग कहता है कि बहुत जल्द एक डिजास्टर यहाँ पर आने वाला है और उसके साथ मुझे उस ट्रेजर को यूज करके सब लोगों को बचाना था, मगर बदकिस्मती से मेरी कल्टीवेशन अब इनकम्प्लीट है और ऊपर से वो ट्रेजर भी मेरे पास नहीं है। मगर हान फेंग कहता है तुम परेशान मत हो, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, हम लोग वो ट्रेजर दोबारा हासिल कर लेंगे। पर लीजेंग कहता है हम लोग कुछ देर पहले जिस नए बंदे से मिले थे वो फिफ्थ रियल आर्म का वॉरियर है, अगर हम दोनों एक साथ मिलकर भी उसके साथ फाइट करें तो भी हमारे जीतने के चांसेस सिर्फ 30% होंगे। मगर हान फेंग कहता है कि लगता है तुम मेरे कुछ ज्यादा परवाह करने लगे हो। मगर लीजेंग उसे अपना दोस्त बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि फ्रेंडशिप होती क्या है। मगर हान फेंग उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा, बस यूं समझ लो कि हम दोनों दोस्त हैं और मैं अपनी दोस्ती की खातिर इतना जरूर करूंगा। ये बात लीजेंग को हैरान कर देती है कि दोस्त वो क्या होता है। ये बात सुनते ही हान फेंग कहता है कि क्या इसे दोस्ती के बारे में नहीं मालूम। वो उसे बताता है कि दोस्त वो होता है जो कि हमेशा अपने दोस्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और वो हर आने वाली मुश्किल से लड़ने के लिए खुद पहले अपने दोस्त को बचाता है और उन मुश्किलों का सामना खुद करता है, और जब भी तुम्हें अपने दोस्त की जरूरत पड़ती है उस वक्त वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। ये बात सुनते ही लीजेंग कहता है कि एक दोस्त जो कि कदम से कदम मिलाकर चलता है, अच्छा तो दोस्त उसे कहते हैं। मगर हान फेंग उसे अपनी वाइन देते हुए कहता है कि दोस्त कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करते। ये कहने के बाद थोड़ी देर के लिए लीजेंग चुप हो जाता है और हान फेंग कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तो लीजेंग उसे कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि मेरा नाम लीजेंग है, बस यही बताते हुए वो उसे फिर से इग्नोर करना शुरू कर देता है। ये देखकर हान फेंग समझ जाता है कि ये लड़का अब उसे पसंद करने लगा है। मगर लीजेंग कहता है कि हमें अब यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए, पता नहीं अब हमारे लिए कितने खतरे और आने वाले हैं। मगर हान फेंग कहता है उसकी जरूरत नहीं है, अब यिनजी वो हम लोगों को मारने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि उसने युग्योंग सी ट्रेजर चेंज कर लिया था। जब मैं उस कारवान से निकलकर भाग रहा था तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उसने एक नकली ट्रेजर के साथ असली वाले को बदल दिया था। लीजेंग वो हान फेंग से कह रहा होता है कि आखिर सिटी लॉर्ड को और बाकी लोगों को भी यही युग्योंग ट्रेजर क्यों चाहिए, क्या उन लोगों को भी ये बात पता चल गई है कि नेचुरल डिजास्टर यहाँ पे आने वाला है। तो हान फेंग कहता है कि लगता है तुम्हारे सेक्ट के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में मालूम है। मगर लीजेंग कहता है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, हमारे सेक्ट के सिर्फ टॉप लेवल के लोगों को ही ये बात मालूम है।
मगर हान फेंग कहता है लगता है तुम्हारा सेक्ट वो अकेला ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल डिजास्टर पर नजर रखता है। मगर तुमने एक बात बताई नहीं है, तुम बताओ तो सही कि आखिर वो ट्रेजर नेचुरल डिजास्टर से सब लोगों को कैसे बचा सकता है। इतने में अचानक पीछे से एक ड्रंक मैन उनकी तरफ आते हुए कहता है कि वो सी क्योंग ट्रेजर एक इन्फिनिटी ट्रेजर है, उसके अंदर इन्फिनिटी स्पेस मौजूद है जिसके अंदर सब लोग छुप सकते हैं। यही वजह है कि सब लोग डिजास्टर के टाइम पर उसके अंदर छुपना चाहते हैं। मैं भी उसके अंदर जाकर छुपना चाहता हूँ, मुझे भी वो ट्रेजर चाहिए। ये बात सुनते ही हान फेंग कहता है कि उस ट्रेजर के अंदर छुपना आखिर इसका क्या मतलब है, ये बंदा इस ट्रेजर के बारे में कैसे जानता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से यू क्योंग कारवान के एल्डर्स को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि हमारा एम्परर वो काफी देर से इस पैलेस के अंदर गया है, उम्मीद है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मगर दूसरा एल्डर कहता है कि एम्परर ने खुद हमें बताया था कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उन्हें फौरन से अलर्ट मिल जाएगा। और हम लोग दोबारा से सिटी लॉर्ड को देखते हैं, वो एल्डर यिनजी से कह रहा होता है कि क्यों ना हम लोग एक डील कर ले, तुम वो ट्रेजर मुझे दे दो और बदले में अपने बेटे को ले जाओ। ये सुनते ही एल्डर यिनजी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, वो फौरन से सी क्योंग ट्रेजर निकाल कर उसके सामने रख देता है। तो दूसरी तरफ उसके बेटे की हथकड़ियां खोली जाती है तो वो फौरन से नीचे आ गिरता है, जिस पर एल्डर यिनजी फौरन से उसकी तरफ जाने लगता है। मगर उसका बेटा खुद ही खड़ा होकर उसकी तरफ आता है और वो उस ट्रेजर को इग्नोर करके सीधा अपने फादर की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ वो यू क्योंग सी ट्रेजर उस सिटी लॉर्ड को बहुत ही आसानी से मिल गया था। मगर यहाँ पर एल्डर यिनजी वो अपने बेटे से कुछ बात करने की कोशिश करता है तो उसका बेटा फौरन से एक नाइफ निकालकर अपने ही बाप को मारने वाला था। मगर एल्डर यिनजी उसे पहचान जाता है कि ये उसका बेटा नहीं है। वो फौरन से उस लड़के को उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है कि आखिर ये क्या मजाक है। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के का असली रूप जब सामने आता है तो एल्डर यिनजी उसे उठाकर एक साइड पर फेंक देता है और कहता है कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे वो फौरन से वापस करो। तो फिर सिटी लॉर्ड कहता है तुम्हारा बेटा, मैंने कब कहा कि वो मेरे पास है, तुम्हारा बेटा तो शायद अभी भी उस व्हाइट स्नेक के चक्करों में पड़ा हुआ होगा। इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स एल्डर यिनजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर एल्डर यिनजी भी वो पूरी तैयारी करके आया होता है। जैसे ही वो अपनी पावर को यूज करने लगता है तो अचानक से हम देखते हैं कि हान फेंग और ली जेंग वो सोल्जर्स को मारते हुए फौरन से उस हॉल के अंदर आ पहुंचते हैं और वो सिटी लॉर्ड से कहते हैं कि बदकिस्मती से तुम्हारे हाथ में जो ट्रेजर है वो रियल बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों ने पहले ही इसे एक्सचेंज कर दिया था। तो सिटी लॉर्ड कहता है ये ट्रेजर असली है या नकली ये बाद में पता चलेगा, फिलहाल तो ये मेरे पास है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने पीछे मौजूद एक सीक्रेट डोर ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है। और यहाँ पर वो लोग जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो लोग उस तक पहुंच पाते इससे पहले ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। और पीछे खड़े हुए सोल्जर्स कहते हैं कि मास्टर आपका बेटा यहाँ पर मौजूद है, ली जेंग और मास्टर हान फेंग ने इसे पहले ही ढूंढ लिया था। तो लिनफू को वहां पर देखकर उसका फादर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि हम लोगों ने जो मार्केट में एक ड्रंक मैन देखा था वही असल में एल्डर यिनजी का बेटा था। और एल्डर यिनजी उसे 10 साल के बाद देख रहा था। उसका बेटा काफी बड़ा हो चुका था और उसमें काफी चेंजेस आ गई थी, मगर उसका बेटा वो अपने बाप को पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उससे मुंह मोड़कर पीछे हटता है। तो अचानक वो किसी चीज से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि लिंगफू वो एक जगह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ होता है और उसका फादर वो उससे बात करना चाहता था, मगर वो उसकी कंडीशन देखकर उसे फिलहाल आराम करने देता है। जिसके बाद वो हान फेंग और ली जेंग से कहता है कि मेरे बेटे को रेस्क्यू करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेचुरल डिजास्टर वो किसी भी टाइम पर अपीयर हो सकता है, इसीलिए हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ली जेंग कहता है कि फिलहाल तो आप लोग उस ट्रेजर की खैर मनाएं क्योंकि वो इस वक्त उस सिटी लॉर्ड के हाथ में है। मगर यहाँ पर रिंगजी कहता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हमारे जितने भी ट्रेजर्स हैं उन सब के अंदर अपनी एक स्पिरिट होती है, इसीलिए हम लोग उन ट्रेजर्स को बहुत ही आसानी से सेंस कर सकते हैं कि वो कहाँ है। और जहां तक बात उस सी क्योंग ट्रेजर की है तो वो मेरे बेटे के कंट्रोल में है। तो ली जिंग कहता है कि फिलहाल तो इसकी सिचुएशन देखकर लग रहा है कि शायद ये उस ट्रेजर को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसका फादर बताता
बताता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा पहले नहीं था, मेरा बेटा पहले ऐसे नहीं था, इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है। इतने में हमें फिर 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब एल्डर यिनजी के किंगडम पर नेचुरल डिजास्टर आया था। तो उस डिजास्टर में एल्डर यिनजी की वाइफ मारी गई थी, जिसकी वजह से उसका बेटा वो अपनी मदर को अपनी बाहों में लेकर रो रहा होता है और वो अपने फादर को वहां पर देखता है तो कहता है कि फादर मुझे माफ कर दीजिए। उसकी वाइफ मर चुकी थी और वहां पे मौजूद सिक्योंग ट्रेजर जब नीचे गिरता है तो उसके अंदर से वो स्नेक स्पिरिट बाहर निकल आती है। एल्डर यिनजी वो उस स्पिरिट से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरी वाइफ और मेरे बेटे को लेकर उस यूक्योंग सी ट्रेजर के अंदर चले जाना, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को तुम्हारे हवाले किया हुआ था कि तुम उन लोगों की प्रोटेक्शन कर सकती हो। तुम इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय मेरे बेटे को लेकर कहीं आवारागर्दी कर रही थी। ये कहने के बाद वो अपनी सनसेट बॉ बाहर निकालता है और उसके जरिए उस लड़की को मारने वाला था, मगर उसका बेटा कहता है कि फादर इसे मैं खुद मारूंगा। ये कहने के बाद वो स्नेक गर्ल कहती है कि प्लीज मेरी बात को समझो, मगर लिनफू उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। वो फौरन से अपनी मून बहू बाहर निकालता है जो कि उसके फादर की ही तरह की एक लेजेंडरी कमान होती है और वो जैसे ही एरो रिलीज करने वाला होता है तो अचानक वो उस वायर को इतना खींचता है कि वो बाव उस एरो के साथ टूट जाती है और लिनफू कहता है कि चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है, मगर लिनफू कहता है इस वक्त मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहने के बाद वो लड़की फौरन से वहां से भाग जाती है और एल्डर यिनजी वो अपनी वाइफ को आकर उठाता है और फिर अपने बेटे से कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और लिनफू वो अपने बाप का भरोसा भी तोड़ देता है, साथ में अपनी माँ को भी खो देता है और उसके साथ साथ वो स्नेक स्पिरिट भी उसके पास अब नहीं थी। वो पूरी तरह से खाली हो चुका था और उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। और हम लोग दोबारा से प्रेजेंट सीन में आते हैं जहां पर एल्डर यिनजी वो उन दोनों ही वॉरियर्स को बता रहा होता है कि मैं अब अपने पास्ट को भूल चुका हूं और मेरी बीमारी भी काफी हद तक ठीक हो चुकी है। ये सुनकर हान फिंग कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि आपका बेटा एक स्नेक के जाल में फंसकर उसका दीवाना बन गया था। तो एल्डर यिनजी कहता है कि उसने क्या गलत किया है और क्या सही, अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो नेचुरल डिजास्टर कल रात को यहाँ पर आ सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे को जल्द से जल्द मना लें कि वो उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ करे, वरना यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और कुछ भी बचाने के लिए बाकी नहीं रहेगा। मगर एल्डर यिनजी जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसका बेटा वहाँ पर नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि उसका बेटा वाइन पीते हुए फिर से घर से काफी दूर निकल आया था। जब वो एक जगह आकर बैठ जाता है तो वो कहता है कि आखिर मैं पास्ट को इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊं, और ऊपर से वो लड़की मेरे दिमाग से निकलते ही नहीं। मगर साथ में उसे वो थंडर ट्राइबुलेशन भी याद आ रही होती है जिसकी वजह से उसकी मदर हर्ट हुई थी। ये याद आने के बाद वो अपने ही बारे में कहता है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। मगर हान फेंग और ली जेंग उसे ढूंढ लेते हैं और वो कहते हैं कि और ली जेंग उससे कहता है कि तुम वाकई में बिल्कुल बेकार और निकम्मे हो। एक तरफ नेचुरल डिजास्टर वो पूरे शहर को जलाने वाला है और ऊपर से तुम यहाँ पर बैठकर रो रहे हो। तो वो लड़का उन लोगों से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? तो हान फेंग कहता है मेरा ये दोस्त है ना, इसकी नाक कुत्ते से भी ज्यादा तेज है, तुम कहीं भी चले जाओ ये तुम्हें सूंघते हुए ढूंढ ही लेगा। मगर ली जेंग उससे कहता है कि एक मर्तबा वो नेचुरल डिजास्टर अपीयर हो गया तो फिर ये जगह पूरी तरह से हेल बन जाएगी और फिर यहाँ पे कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सिर्फ तुम ही अकेले से बंदे हो जो कि इस नेचुरल डिजास्टर को रोक सकते हो। मगर वो लड़का कहता है मैं अब उस ट्रेजर को सेंस नहीं कर सकता, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत लगाओ। ये कहने की ही देर थी कि यहाँ पर ली जेंग वो उसकी सेंसिंग पावर को चेक करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि जैसे वो उसकी पल्स को चेक कर रहा होता है तो उसकी एनर्जी वो उसके हार्ट पर जाकर एक जगह रुक जाती है और उसे पता चल जाता है कि इसका हार्ट पूरी तरह से टूटा हुआ है, इसीलिए ये अपने हार्ट के जरिए अपने उस ट्रेजर को कनेक्ट नहीं कर सकता। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इमोशनल डैमेज की वजह से हुआ है। पर यहाँ पर ली जेंग के पास उसे ठीक करने का एक सीक्रेट मेथड अभी भी मौजूद होता है और वो उसे ठीक करने के लिए अपनी एक सीक्रेट टाई ची टेक्निक को यूज करता है, जिसके जरिए वो पहले तो उस लड़के को पूरी तरह से हाथ और पैर से पकड़कर एक जगह ऊपर लटका देता है और
अपनी टाइची एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिससे उस लड़के को थोड़ी बहुत तकलीफ महसूस होती है, मगर वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो पहले ही एक जिंदा लाश की तरह बना हुआ था और उसे अपनी जान की अब कोई भी परवाह नहीं थी। जब उसे तकलीफ होने लगती है तो वो थोड़ा बहुत चिल्लाता है। ये देखकर हान फेंग वो ली जेंग से कहता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, क्या तुम इसे मारना चाहते हो? तो ली जेंग कहता है कि इस अकेले बंदे की जिंदगी बाकी लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पर कॉमन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। अगर उन लोगों को बचाने के चक्कर में ये मारा भी गया तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। हान फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हमारे पास कोई और तरीका जरूर होगा, मगर ली जेंग उसकी कोई बात नहीं मानता। जिसके बाद हान फेंग फिर अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर करते हुए उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और कहता है कि अगर तुम पागलपन दिखा सकते हो तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, जिससे उस लड़के को और भी ज्यादा तकलीफ होती है। मगर देखते ही देखते जब वो लोग उसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा पुश करते हैं तो फिर उस लड़के को दोबारा से विजुअल्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि उसकी पास्ट लाइफ के विजुअल्स होते हैं, जिसमें वो उस लड़की को देखता है और उसकी मेमोरीज दोबारा से ताजा होने लगती हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसका हार्ट वो दोबारा से जुड़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसकी पल्स वो आपस में एक दूसरे के साथ फिर से कनेक्ट हो रही हो। जैसे ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो फिर ली जेंग और हान फेंग दोनों ही अपनी एनर्जी रोक देते हैं और यहाँ पर ली जेंग को थोड़ी बहुत वीकनेस फील होने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी वीक हो चुका था और उसका रियलम भी डाउन हो चुका था, तो वो अब इतनी ज्यादा एनर्जी यूज नहीं कर पा रहा था। और लिंगफू की हालत भी काफी ज्यादा खराब लग रही थी, मगर उसके बावजूद भी वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ और जाकर मेरे फादर को बचाओ। इतने में फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वही व्हाइट स्नेक गर्ल आ जाती है जिसका नाम यिन हुआन था। जब वो वहाँ पर आती है तो वो लिनफू का नाम पुकारती है, मगर लिनफू फौरन से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मगर वो लड़की कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आई हूँ, जिस पर लिनफू कहता है गुड बाय? कैसा गुड बाय? पिछले 10 साल से तुम मेरे पीछे साए की तरह फिर रही हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी तरफ सिर्फ एक नजर देखूं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे फिर से अपने जाल में फंसाओगी। आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा नया क्या है कि जो मैं तुम में देखूं? मगर जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ, तुम ऐसी कैसे बन गई? तो वो लड़की कहती है मिडनाइट आ चुकी है और हेवनली फायर वो बहुत जल्द शहर को जलाकर राख कर देगी और हमारे जैसे जितने भी ह्यूमन बीस्ट हैं वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि आज हमारा इस दुनिया में आखिरी दिन है। हम लोग इसके बाद दोबारा से अपने पहले वाले फॉर्म में वापस चले जाएंगे। मगर लिनफू कहता है वो सी क्योंग ट्रेजर अब मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? तुम यहाँ से जल्द कहीं भाग जाओ। मगर वो लड़की मना कर देती है और कहती है कि मैं अब डिजास्टर से छुपकर भागूंगी नहीं, ना ही अब तुम्हें कहीं छुपने की कोई जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं अब ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रह सकती। ये कहने के बाद वो उसके करीब आती है तो हम देखते हैं कि उसकी टांगों से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है और वो फौरन से उसी लेजेंडरी कमान को बाहर निकालते हुए उसे वापस करती है और कहती है कि मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी इस कमान को दोबारा से रिकवर कर सकूं, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये कहने के बाद वो अपनी स्पिरिट पावर सारी की सारी उस लेजेंडरी कमान के अंदर डाल देती है और उस लड़के से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए उदास होने की या फिर अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे जब भी मिलना चाहूंगी मैं तुमसे आकर मिल लूंगी। इतना कहने के बाद वो लड़की वापस से अपने रियल फॉर्म में आने लगती है तो हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो पूरी तरह से अपने आप को एनर्जी से कवर कर लेती है और बहुत सारे फ्लावर्स वो उसकी बॉडी को कवर करते जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से एक रियल जायंट स्नेक फॉर्म में आ जाती है, जो कि साइज में कई गुना ज्यादा बड़ा होता है और ऊपर से वो लिनफू को उसकी वो लेजेंडरी कमान भी वापस करती है। और जैसे ही लिनफू वो उस लेजेंडरी कमान को पकड़ता है तो हम देखते हैं कि उस कमान का इफेक्ट इतना खतरनाक होता है कि वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। लिनफू की बॉडी अब एनर्जी से भरती जा रही होती है, उसकी ड्रेसिंग भी चेंज हो गई थी और हम देखते हैं वो पूरी तरह से एक गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वो स्नेक गर्ल जब उसे इस फॉर्म में देखती है तो वो उसके बिल्कुल सामने आ जाती है और उससे कहती है कि मैं आज भी तुम्हारे इस लुक को पहले की तरह पसंद करती हूँ।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हान फेंग और ली सेंग वो दोनों ही बहुत ही स्पीड के साथ शहर के एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे और वो लोग रास्ते में कहते हैं कि आखिर वो ओल्ड मैन वहां पर घर में छुपा बैठा क्यों है, वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं आ रहा। जिसके बाद हान फेंग वो ली सेंग से कहता है कि अगर तुम्हें उस एरो से बचना है तो तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, वो एरो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। मगर ली सेंग कहता है कि अगर मुझे भागना होता तो मैं कब का शहर छोड़कर चला गया होता, पर मैं अब भी यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि वो ओल्ड मैन अभी भी इस शहर में मौजूद क्यों है। उसे उसका बेटा मिल गया है, वो वहाँ से अभी भी नहीं जा रहा। इतना कहने के बाद वो लोग एक जगह आकर रुक जाते हैं और हान फेंग कहता है क्या हुआ, मगर ली सेंग जैसे अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करता है तो उसे दिखाई देता है कि कई किलोमीटर दूर वहाँ से बहुत सारे एविल बीस्ट उन लोगों की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। वो बहुत ही सारे होते हैं, यहाँ तक कि ली सेंग उन्हें काउंट तक नहीं कर पा रहा था। वो काफी खूंखार और काफी साइज में बड़े भी लग रहे थे। जैसे जैसे वो एविल बीस्ट भागते हुए आते हैं और उस किले की दीवार पर चढ़ जाते हैं तो ली सेंग अपनी एनर्जी के जरिए उन एविल बीस्ट को उड़ा कर रख देता है, मगर वो बीस्ट बहुत ज्यादा होते हैं और उन्हें चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पहले इन एविल बीस्ट का सफाया करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान फेंग वो अपनी डिवाइन फिस्ट के जरिए उन क्रीचर्स को मारना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ ली सेंग वो अपनी सोर्ड टेक्निक को यूज करता है, जिसके जरिए वो पलक झपकते ही उन एविल बीस्ट को अपनी सोर्ड का निशाना बनाता है और उनकी बॉडी पर अपना लोटस मार्क छोड़ देता है। जिसके बाद वो अपने एक हाथ के इशारे से उन सारे के सारे लोटस को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इस तरह वो बहुत ही आसानी से सबको एक बार में ही खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लोग वहां से ऊपर एक छत की तरफ जाते हैं और उन लोगों को वहां पर एक एनर्जी दिखाई दे रही होती है और ली सेंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो शख्स जो कोई भी था वो यू क्योंग सी ट्रेजर का इस्तेमाल करके सारे ही इविल मॉन्स्टर्स को इसी डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एक गली में एक खूंखार इविल बीस्ट होता है जो कि बिल्कुल लायन के टाइप का होता है और वो दिखने में ही ऐसा जल्लाद सा लग रहा होता है कि जैसे वो वहां मौजूद लोगों को कच्चा चबा जाएगा। उसे देखते ही लोग यहाँ वहां भाग रहे होते हैं और हर तरफ थरथली मची हुई होती है। और हान फेंग कहता है कि मैं लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूँ, तुम जाओ और यू क्योंग सी ट्रेजर को तलाश करो। इतना कहने के बाद हान फेंग वो फौरन से नीचे की तरफ कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लायन मॉन्स्टर जब वहां पे मौजूद एक छोटी सी बच्ची को देखता है तो वो उस पर टूट पड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में अचानक उसका हमला एक जगह रुक सा जाता है। वहां पर अचानक हान फेंग ने आकर उसके अटैक को रोक लिया था। हान फेंग इतना ताकतवर होता है कि वो उस इविल बीस्ट के दोनों हाथों को होल्ड किए हुए होता है और जैसे ही वो अपनी लात से उस इविल बीस्ट को हवा में ऊपर उठाता है तो वो बिल्कुल गोल घूमकर फिर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो उस एविल बीस्ट को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है और उस छोटी सी बच्ची के पास आता है और उससे कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो उसकी ही एक छोटी सी पंखुड़ी लेकर उसे हवा में ऊपर उड़ाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी मदर के साथ खुशी खुशी वहां से चली जाती है। और यहाँ पर हान फेंग वो उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है कि वो मॉन्स्टर्स उस गली में हर तरफ फैले हुए हैं। ये देखकर हान फेंग कहता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ, तुम सारे ही लोग एक बार में ही आ रहे हो, कम से कम मुझे एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग एक बार में ही आ जाओ। ये कहते ही वो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए बहुत ही जोरदार पंचेस की बौछार करता है और अपने सामने आते ही एक एक बीस्ट को मारता जाता है और जो बीस्ट उसके साइडों से आते हैं वो उन्हें लाते मारकर दूर हटाता है और फौरन से छत के ऊपर चला जाता है। मगर वो देखता है कि अभी भी वो एविल बीस्ट बहुत सारे हैं और जैसे ही वो सारे एक साथ उस पर झपटने के लिए आते हैं तो अचानक से वहां पर एरोस की बौछार हो जाती है जो कि उन सारे ही एविल मॉन्स्टर्स को बुरी तरह से जख्मी कर देती है और बहुत सारे मारे जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहां पर यू क्योंग कारवान का वो लीडर आ चुका था और उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे। वो आते ही हान फेंग से कहता है तुम जाकर यू क्योंग ट्रेजर को तलाश करो, इस सिटी को प्रोटेक्ट मैं करूंगा। तो हान फेंग कहता है ठीक है, तो फिर यहाँ की सिचुएशन में आप पर छोड़ रहा हूँ। ये कहते ही वो फौरन से वहां से चला जाता है और यहाँ पर यिनसी वो अपने सारे सोल्जर से कहता है कि मेरी कमांड का इंतजार करो, हमें पहले यहाँ पर लोगों को सिक्योर करना है, उसके बाद ही हम लोग शेल्टर में वापस जाएंगे। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिटी लॉर्ड वो अपने पैलेस में बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में यू क्योंग सी ट्रेजर मौजूद होता है और वो उस लड़की से कह रहा होता है कि आज रात वो ग्रेट डिजास्टर अपीयर होने वाला है और जब हर एक चीज जलकर राख हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेकर उस सी ट्रेजर के अंदर चला जाऊंगा और यकीन जानो मैं तुम्हें इस बार बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि माय लॉर्ड आप तो सच में काफी ताकतवर और काफी महान हैं।
इतने में अचानक वहां पर एक ब्लैक फ्यूम फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड उस लड़की को लेकर बिल्कुल बीच में आ जाता है और वो देखता है कि उसके चारों तरफ वो फ्यूम फैलता जा रहा है और वो फ्यूम अचानक से उस लड़की से टकराता है तो वो उसे पूरी तरह से बेहोश कर देता है। ये देखकर सिटी लॉर्ड भी हैरान हो गया था और वो कहता है, कौन है यहाँ पर? तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो शख्स कहता है, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? लगता है कि शायद तुम मुझे भूल गए हो। चलो मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूँ, हो सकता है कि शायद तुम मुझे पहचान जाओ। तुम्हें तो याद ही होगा कि आज से कई साल पहले तुमने मेरे फादर को यहाँ पर मारा था और जिंदा ही उसकी चमड़ी उधेड़ी थी। मैं उसका ही एक छोटा बेटा हूँ। तुमने उस वक्त मुझे मारा नहीं था, मगर मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपने फादर का बदला लेने के लिए आया हूँ। सिटी लॉर्ड ये देखते ही वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ से वो ट्रेजर गिर जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार ग्रेविटी प्रेशर भी आ जाता है, जिससे वो उस ट्रेजर को पकड़कर उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर वो ट्रेजर नकली होता है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर नहीं जा पाता। और वो मास्कमैन कहता है कि तुम्हारे साथ तो मुझे अपने पुराने सारे हिसाब किताब चुकते करने हैं। चलो मुझे बताओ कि हम लोग कहां से शुरू करें। ये कहते ही सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग एक जगह जमा हुए होते हैं और उनके सामने मौजूद एक स्टेज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है और सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर लोग कहां गए, कौन लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। मगर हमें दिखाया जाता है वहां पर मास्क के साथ कुछ ब्लैक स्मोक आता है और वो वहां पर आकर जैसे ही अपीयर होते हैं तो वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और वहां पर आते ही वो लोग एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ वो लोग वहां पर एक स्टोरी भी बता रहे होते हैं, जो कि असल में उस मास्क मैन की स्टोरी होती है। और उनके साथ साथ वहां पर वो मास्क मैन खुद भी अपीयर होता है और जैसे ही वो नीचे आता है तो वो उन लोगों के साथ साथ वो रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देता है और साथ में वो अपनी कहानी भी बयान कर रहा होता है और सब लोगों को बता रहा होता है कि किस तरह उसके फादर को मार दिया गया और उसकी जगह एक मॉन्स्टर ने ले ली। उस मॉन्स्टर ने उसके फादर की स्किन को अपना लिया, जिसके बाद वो हूबहू उसके ही जैसा दिखने लगा। मगर फाइनली कई सालों के बाद उसका बेटा लौट आया है और वो अपने फादर की पोजीशन संभालने के लिए तैयार है और उसने उस डीमन को भी पकड़ लिया है। ये सुनकर सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या हमारा ट्रू सिटी लॉर्ड वो मर चुका है और उसकी जगह कोई बहरूपिया है और ये लड़का जो हमारे सामने मौजूद है ये असली सिटी लॉर्ड का बेटा है। और यहाँ पर वो मास्क मैन सब लोगों से कह रहा होता है कि अब सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि आप लोग अपने ट्रू सिटी लॉर्ड के बेटे को यहाँ पर वेलकम करने वाले हो। इतने में वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स आना शुरू हो जाते हैं, जिस पर वो सारे ही लोग हैरान होते हैं कि अचानक से यहाँ पर बादल क्यों आए हैं। और उन्हें ऊपर सिटी लॉर्ड भी दिखाई देता है जिसे चेन्स के साथ बांधा गया था। उन लोगों ने सिटी लॉर्ड को बिल्कुल मून के सामने बांधा हुआ होता है और वो उस मास्क मैन को जब देखता है तो वो कहता है कि मुझे फौरन से छोड़ो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर वो मास्क मैन सब लोगों को बता रहा होता है कि मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ट्रू सिटी लॉर्ड का बेटा हूँ और वो शख्स जो कि तुम्हें सिटी लॉर्ड नजर आ रहा है वो सिटी लॉर्ड नहीं है। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सिटी लॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता अपने रियल फॉर्म में आने लगता है। उसकी ह्यूमन स्किन पूरी तरह से गायब हो जाती है और वो पूरी तरह से एक एविल डीमन बन जाता है और वो अपनी चेन्स को तेजी से खींचते हुए बहुत ही तेजी से उस लड़के के करीब तक पहुंच गया था, मगर वो उस तक नहीं पहुंच पाता। वो चेन्स उसे पकड़ लेती है, मगर वो डीमन उस लड़के से कहता है कि तुम एक बार मेरे हाथों में आ जाओ, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। मगर वो मास्कमैन कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम बाकी डीमंस की तरह ही छुप कर रहोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हें लगता है कि तुम सीक्योंग ट्रेजर के अंदर छुप जाओगे और अपने साथ बाकी डीमंस को भी ले जाओगे? पर मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है। तुम अपने आप को और अपने साथ इन बाकी सारे लोगों को मरते हुए देखोगे। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम खुद अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे। जिसके बाद वो फौरन से उसी सीक्योंग ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो ट्रेजर अपने आप ही बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और क्लाउड्स पूरी तरह से रेड होने लगे थे। और वो मास्क मैन सब लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग जानते हो कि मॉन्स्टर्स वो इस सिटी पर हमला क्यों कर रहे हैं? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सारे ही मॉन्स्टर्स इस सीक्योंग ट्रेजर को सेंस कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्योर जगह अगर कहीं है तो वो इस सीक्योंग ट्रेजर के अंदर है और यही सेफ एटमॉस्फेयर उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जिसके बाद वो सिटी लॉर्ड की तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें और इन सारे के सारे लोगों को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दूंगा, क्योंकि सिर्फ तुम अकेले ही नहीं हो बल्कि यहाँ मौजूद हर एक शख्स ने मेरे फादर के साथ गद्दारी की है। ये कहते ही वो उस सीक्योंग ट्रेजर के अंदर अपनी डिमोनिक पावर को एब्जॉर्ब किए जा रहा होता है और वो फ्यूम बहुत ही तेजी से उसके अंदर जाता जा रहा था। और वो मास्क मैन हंसते हुए कहता है कि
फाइनली वो दिन आ गया है। अब शोहुआ सिटी में हर तरफ खून की नदियां बहने लगेंगी। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये जगह अब जमीन पर ही एक पैराडाइज बन जाएगी। इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर ली ज़ेंग की एंट्री होती है और वो वहां पर आते ही अपने सामने मौजूद उस वॉरियर को कंट्रोल करने के लिए उस पर अपनी शुआंजी वाइन्स का इस्तेमाल करता है, जो कि उस वॉरियर को चारों तरफ से घेर लेती है। ये देखते ही वो वॉरियर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और अपनी पावर के जरिए आसपास की वाइन्स को पूरी तरह से तितर बितर कर देता है। और वो देखता है कि ली ज़ेंग वो उस ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ने लगा है। ये देखते ही वो फौरन से उसके सामने एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट करता है और खुद ही उस स्पेस रिफ्ट के सामने निकल आता है। जिसके बाद वो ली ज़ेंग को पंच मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, तो ली ज़ेंग ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। मगर जैसे ही वो वॉरियर ली ज़ेंग को पंच मारता है तो उससे ली ज़ेंग को काफी ज्यादा इंजरीज होती हैं और वो बहुत ही दूर जा रहा होता है। मगर अचानक से वहां पर हान फेंग भी पहुंच जाता है और वो ली ज़ेंग को गिरने से बचा लेता है और देखता है कि उस वॉरियर ने ली ज़ेंग को काफी इंजर्ड किया है। मगर हान फेंग क्योंकि वो फोर्थ रियलम का वॉरियर था, तो वो ली ज़ेंग से कहता है कि तुम उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करो, मैं अकेला ही इस वॉरियर को हैंडल कर लूंगा। इस तरफ हम देखते हैं कि शाओ लुओ वो पलक झपकते ही अपना पोर्टल क्रिएट करके एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसका दूसरा कदम जमीन पर आ जाता है। और यहाँ पर हान फेंग कहता है कि तुम जाओ, मैं इसे होल्ड करता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पर शाओ लुओ कहता है कि लो एक और आ गया, इसे लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर सकता है, ये भी शायद मरने के लिए आया है। मगर हान फेंग वो फौरन से अपनी पावर को पूरी तरह से चार्ज करता जा रहा होता है और वो कहता है कि चलो देखते हैं कौन किसे मारता है। इतना कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर पंचेस के अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर शाओ लुओ क्योंकि वो फिफ्थ रियलम का वॉरियर होता है तो वो हान फेंग पर थोड़ा बहुत एडवांटेज ले रहा था। मगर ली ज़ेंग वो मौके की तलाश में था और जैसे उसे मौका मिलता है तो वो उस ट्रेजर पर झपटने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंच जाता है तो शाओ लुओ उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हान फेंग वो एक बहुत ही ताकतवर हमला करने के लिए उस पर जायंट गॉड हैंड पाल अटैक करता है, जो कि काफी ताकतवर था। मगर शाओ लुओ उससे भी बचकर पीछे हट जाता है और साथ में वो हान फेंग पर एक बहुत ही जोरदार पंच के साथ वार करता है, जिससे हान फेंग भी काफी दूर जा गिरा था। मगर यहाँ पर ली ज़ेंग जैसे ही वो उस ट्रेजर को पकड़ने वाला था तो अचानक से एक स्पेस रिफ्ट उसके सामने आकर खुलती है, जिससे वो फौरन से टेलीपोर्ट होकर वापस पीछे जा पहुंचता है। इस तरह दोनों के दोनों इतनी कोशिश करने के बावजूद भी पूरी तरह से नाकाम हो गए थे। और शाओ लुओ उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का इस तरह अटैक करना बिल्कुल बेकार है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर शहर में उन मॉन्स्टर्स ने हर जगह तबाही मचा दी होती है, हर शख्स उनसे जान बचाकर भाग रहा होता है और वो मॉन्स्टर्स एक एक को चुन चुन कर मार रहे थे। मगर दूसरी तरफ शाओ लुओ वो हंसते हुए कहता है कि पता नहीं तुम लोग आखिर मेरे फादर के साथ गद्दारी क्यों करना चाहते हो। ये कहने के साथ वो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और उन लोगों से कहता है कि जरा देखो शहर में मौजूद हर एक शख्स कितना लालची है, क्योंकि यहाँ पे हर शख्स अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं। हमें दिखाया जाता है कि लोग ट्रेजर्स के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए किसी भी हद तक जा रहे होते हैं। और एक बंदा तो ट्रेजर की खातिर एक बंदे को धक्का देकर एक मॉन्स्टर के सामने फेंक देता है। और यहाँ पर शाओ लुओ उन लोगों को कह रहा होता है कि देखो ये डिजास्टर ऐसे ही नहीं आ रहा, इन लोगों की इन हरकतों की वजह से ही आया है, अच्छा होगा कि ये सारे के सारे एक बार में ही खत्म हो जाए। मगर यहाँ पर वो दोनों ही वॉरियर्स दोबारा से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मरना डिजर्व करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये कहते ही वो दोनों ही अपनी पावर्स को फुली चार्ज करते हैं और दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं। मगर शाओ लुओ उन लोगों के लिए वहां पर बहुत सारी स्पेस रिफ्ट क्रिएट करता है, जिनके अंदर से लाइटनिंग एनर्जी निकल रही होती है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि हर जगह लाइटनिंग ही लाइटनिंग आ गई थी और वो लोग बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जान बचाकर यहाँ वहां भाग रहे थे। मगर क्योंकि हर जगह स्पेस रिफ्ट होती है और उनके अंदर से लाइटनिंग आ रही होती है तो उन वॉरियर्स का वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हान फेंग और ली ज़ेंग दोनों ही वापस से टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पहुंचते हैं जहां से वो निकले थे। जिसके बाद हान फेंग कहता है इसके इन टेलीपोर्टेशन एरियाज का कुछ करना पड़ेगा, जब तक हम इन्हें एक साइड पे नहीं कर देते तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कहने के बाद वो दोनों ही एक प्लानिंग करते हैं और दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ली ज़ेंग अपनी शुआंजी वाइन्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें फैलाना शुरू कर देता है, जो कि ली ज़ेंग अपने हाथों में लेकर फैला रहा था। वो एक स्पेस रिफ्ट के जरिए दूसरी स्पेस रिफ्ट में
जाता है और हर जगह उन्हें फैलाता जा रहा होता है। और दूसरी तरफ शाओ लुओ को अंदाजा भी नहीं होता कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, मगर वो ये सोचकर खुश था कि मैं इन लोगों को अपनी स्पेस रिफ्ट के जरिए उस ट्रेजर से दूर रख रहा हूँ। मगर एक मौके पर हान फेंग वो उन सारी के सारी स्पेस रिफ्ट को पकड़कर जिसे ही खींचता है तो वो सारी आपस में कंबाइन होकर एक धमाके के साथ फट जाती हैं। और ली ज़ेंग एक मौके का फायदा उठाते ही उस ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ जाता है और हान फेंग वो उस वॉरियर की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो ली ज़ेंग की तरफ ना जा सके। मगर यहाँ पर शाओ लुओ चालाकी से काम लेता है और वो वहीं पर ही खड़े खड़े सिर चुटकी बजाता है और वहां पर दो स्पेस रिफ्ट क्रिएट होती हैं और दोनों ही वॉरियर्स वापस से। मगर शाओ लुओ वैसे ही हान फेंग को वापस पीछे धकेल देता है, जिसके बाद हान फेंग वो ली ज़ेंग को उसका हाथ पकड़कर सीधा उस ट्रेजर की तरफ थ्रो करता है। तो ली ज़ेंग वो उस ट्रेजर के करीब पहुंचने ही वाला था, ये देखते ही शाओ लुओ खुद से आगे बढ़ता है और वो उस ट्रेजर को पकड़ने से रोकने के लिए बिल्कुल ली ज़ेंग के करीब पहुंच गया था। मगर जैसे ही वो उस ट्रेजर को छूने वाला था, यहाँ पर हम लोग लिन जी को देखते हैं, वो अपनी सनसेट सूट का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो जैसे एरो रिलीज करता है तो वो अटैक शाओ लुओ की आंख के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से उसके आंख में लगा हुआ वो छोटा सा मास्क उतर जाता है और नीचे गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस तरह शाओ लुओ को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो अपने चेहरे को सिक्योर करने के लिए उस मास्क का इस्तेमाल करने लगा था। मगर अब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। वो उन लोगों से कहता है कि इस हरकत के लिए मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। यहाँ पर ली ज़ेंग जैसे ही वो उस ट्रेजर को पकड़ने वाला था, अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने शाओ लुओ एक बहुत ही बड़ा फेस अपीयर कर देता है, जो कि एक डिमोनिक फेस होता है और वो उस ट्रेजर के साथ साथ ली ज़ेंग को अपनी तरफ खींचने लगा था। जिसके बाद हान फेंग उसे बचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, मगर इससे पहले ही वो ट्रेजर उन लोगों को अपने अंदर खींच लेता है और उसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड हो जाता है।